पूरा लेक्चर देखने से पहले अगर पढ़ने का नहीं मन कर रहा है तो सबसे पहले ये सुन लीजिए, फिर देखिएगा तो और मजा आएगा। जो कि खासकर आप लोगों के लिए लिखे हैं कि कलम को घिसकर तलवार बनाओ फिर देखो, कलम को घिसकर तलवार बनाओ फिर देखो, मेहनत को अपने हथियार बनाओ फिर देखो, देखो कि समाज में सफलता कितनी जरूरी है, एक बार विजय का पातार लहराओ फिर देखो। इस दुनिया में पैसे का मान सबसे बढ़कर है, इस दुनिया में पैसे का मान सबसे बढ़कर है, यकीन नहीं है तो पैसे ना कमाओ फिर देखो। हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को एजी एजुकेशन में बहुत बहुत स्वागत है। तो एजी एजुकेशन जो आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट सभी सब्जेक्ट का तैयारी करवाएगा, सभी ऑब्जेक्टिव एकदम ऐसा ऑब्जेक्टिव हम लेकर के आ रहे हैं इस साल के स्टूडेंट्स के लिए कि डायरेक्ट एग्जाम में वही ऑब्जेक्टिव रहेगा, उससे बाहर कुछ नहीं रहने वाला है। तो इससे पहले अगर आप मेरा मैथ का ऑब्जेक्टिव सीरीज नहीं देखे हैं तो फटाक से जाकर के देखिए, और अगर आप मैथ का ऑब्जेक्टिव सीरीज देख चुके हैं तो फटाक से आइए यहाँ पे, और यहाँ पे हम लोग करने वाले हैं फिजिक्स को धूम धड़ाका से एकदम सॉल्व। और इस वीडियो में हम करेंगे फिजिक्स का चैप्टर 1 और 2, जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है प्रकाश का प्रवर्तन और अपवर्तन। प्रकाश का प्रवर्तन किसी में, प्रवर्तन अपवर्तन किसी में एक ही चैप्टर है, किसी में अलग अलग है। तो हम दो टॉपिक बोल देते हैं आपको कि इसमें टोटल 95 ऑब्जेक्टिव होगा जो रिलेटेड होगा प्रकाश का प्रवर्तन और प्रकाश का अपवर्तन से। तो अगर आप ये वीडियो देख लेते हैं तो उसके बाद आपको एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं छूटने वाला है एग्जाम में, खास करके ये दोनों चैप्टर से। और इस फिजिक्स के ऑब्जेक्टिव सीरीज में हम पूरा का पूरा फिजिक्स के चैप्टर का ऑब्जेक्टिव करवाएंगे। इसका नाम लिखेंगे हम लोग, इसका प्लेलिस्ट आप जाकर के खोज सकते हैं, जिसमें हम लिखेंगे साइंस ऑब्जेक्टिव सीरीज, जिसमें फिजिक्स का सभी चैप्टरों वाइज ऑब्जेक्टिव सीरीज, केमिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव पूरा एकदम चैप्टर वाइज सीरीज। तो ये वीडियो खास करके पढ़ने लिखने वाले बुतरों के लिए होने वाला है, पढ़ने लिखने वाले स्टूडेंट्स के लिए होने वाला है। वैसे स्टूडेंट्स जो चाहते हैं कि हर एक चैप्टर वाइज अलग से ज़्यादा सोर्स ना एकदम एक इकट्ठे बोले कि हाँ इतने क्वेश्चन है, इतना कर लो, इतना में से ही आएगा, उस स्टूडेंट के लिए है कि आपको ज़्यादा इधर उधर करने का कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगा। बस फटाक से ये वीडियो देखिएगा तो आपका चैप्टर 1, 2 यानी प्रवर्तन और अपवर्तन कंप्लीट होने वाला है। उसके बाद अगला वीडियो जब लाएंगे उसमें मानव नेत्र कंप्लीट होने वाला है। साथ में इसमें बहुत सारे क्वेश्चन वे इंक्लूडिंग है जो पिछले वर्ष पूछे जा चुके हैं, 2008 से लेकर के अभी तक जो क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, जो क्वेश्चन अधिकतम बार रिपीट हो चुके हैं, और जिस क्वेश्चन से संभावना है कि इससे घुमा करके कैसे पूछ सकता है वो क्वेश्चन होंगे। साथ में जो 2025 में सेंटअप एग्जाम हुआ है उसका भी क्वेश्चन हम इसमें इंक्लूड किए हैं। तो अगर आप मात्र एक ये वीडियो देखते हैं तो आपका कितना चीज़ कंप्लीट होने वाला है। फर्स्ट ऑफ ऑल कंप्लीट हो जाएगा क्वेश्चन बैंक, सेकेंड कंप्लीट हो जाएगा पूरा टॉपिक वाइज ऑब्जेक्टिव, थर्ड कंप्लीट हो जाएगा आपका सेंटअप एग्जाम का ऑब्जेक्टिव। समझ में आया? हम लोग बिना देरी किए, बिना विलम्ब किए करते हैं लेक्चर को स्टार्ट, और आप लोग सिर्फ बने रहिए और फटाफट कमेंट में आंसर बनाते जाइए, बताते जाइए, और हर एक ऑब्जेक्टिव को कोशिश कीजिए दिमाग में छापे, जो तरीका बताएंगे उस तरीका से याद रखने की कोशिश कीजिएगा। फटाक से हम आ जाते हैं अपने रेस में, और पहला क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। कहते हैं ना, फर्स्ट इंप्रेशन इज अ लास्ट इंप्रेशन। अगर आपका पहला इंप्रेशन जो है वही आपके लिए हमेशा के लिए वही फिक्स हो जाता है। तो पहला क्वेश्चन का आंसर आप किस प्रकार से देते हैं, आप सही दीजिएगा तो हम समझेंगे कि सबका सही दीजिएगा, और पहला अगर आपका गलत होगा तो हम समझेंगे कि सबका गलत होगा। पहला क्वेश्चन है हमारे पास कि प्रवर्तन के नियम से निर्धारित होता है। प्रकाश के प्रवर्तन का नियम जरूर पढ़े होंगे, अगर नहीं पढ़े होंगे तो याद रखिएगा। प्रकाश के प्रवर्तन का 2 नियम होता है कि जो हम ये अभिलंब होता है, ये आपतित किरण होता है, ये प्रवर्तित किरण होता है। जो हमारा आपतन कोण होता है, जो हमारा आपतन कोण होता है वही प्रवर्तन कोण होता है। कोण I इज इक्वल टू कोण R आप लोग पढ़े होंगे, नहीं पढ़े हैं क्या? नहीं पढ़े हैं क्या? कोण I इज इक्वल टू कोण R होता है, यानी कि आपतन कोण प्रवर्तन कोण के बराबर होता है। प्रवर्तन कोण अपवर्तन देखिए आ गया, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, ज़्यादा भावुक होकर के गड़बड़ी यहीं पे होता है। क्या बोल रहा है? प्रवर्तन का नियम दे दिया है यहाँ पे अपवर्तन। बताइए ये ऑप्शन होगा? कभी नहीं होगा। ये ऑप्शन होगा? कभी नहीं होगा। आपतन कोण, विचलन कोण तो इसमें कोई लेना देना ही नहीं है, इनमें से कोई नहीं होगा। क्या होगा कि आपतन कोण, कोण I जो है कोण R के बराबर होगा। समझ में आया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा कहीं ना कहीं ये पूछता है। आपतन कोण किसके बराबर होगा?
परावर्तन कोण के बराबर होगा। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है प्रकाश तरंग का उदाहरण है। सबसे पहली बात, ये क्वेश्चन 2017 में पूछा गया है और भी पीछे कई बार पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन, और संभावना है कि इस बार भी पूछी जाएगी कि प्रकाश तरंग का उदाहरण है। प्रकाश तरंग का उदाहरण क्या है? तो अगर आप यहाँ से पढ़े रहिएगा तो फटाक से बताइएगा कि क्या है, और नहीं पढ़े रहिएगा, सिर्फ कोर्स वोर्स खरीदे के चक्कर में, इधर से उधर टाइम बर्बाद करने के चक्कर में है, तो आपसे एक भी क्वेश्चन नहीं बनने वाला है। तो फटाक से ध्यान दीजिए और बताइए कि प्रकाश तरंग किसका उदाहरण है? ध्वनि तरंग का, कि विद्युत चुंबकीय तरंग का, कि पाराबैंगनी तरंग का, कि इनमें से कोई नहीं? फटाक से इसका आंसर कमेंट में फेंक के मारिए कि कैसा तरंग है। तो आपको याद रखना है कि प्रकाश जो है विद्युत चुंबकीय तरंग है। हमारा आंसर नंबर बी हो जाएगा। प्रकाश कैसा तरंग है? तो बोलिएगा प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है। हमारा आंसर नंबर कौन सा हो जाएगा? हमारा आंसर नंबर बी हो जाएगा। बताइए कोई दिक्कत है इसमें? इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत है? दूसरा के बाद तीसरा नंबर क्वेश्चन पे गौर फरमाइए। कह रहा है दर्पण के सामने किसी भी दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब सीधा प्रतीत होता है तो वह दर्पण है। कह रहा है कि दर्पण के सामने जब हम कोई भी वस्तु को, मान लो ये दर्पण है, कौन सा दर्पण है अगर अभी तक हम लोगों को नहीं पता है, तो कह रहा है कि कोई भी वस्तु को अगर हम किसी भी दूरी पर रखते हैं, यहाँ कहीं पर भी रखते हैं, यहाँ, तो कहता है कि सीधा प्रतीत होता है प्रतिबिंब। तो ये कौन सा दर्पण में हो सकता है? केवल समतल में, केवल उत्तल में, केवल अवतल में, या फिर या तो समतल अथवा उत्तल दोनों में? समतल या उत्तल दोनों में कौन ऐसा दर्पण है? आप जब कॉन्सेप्ट अच्छा से पढ़े होंगे, नहीं पढ़े होंगे तो हम जो बोलते हैं वो याद रखिएगा, अगर पढ़े होंगे तो आपके दिमाग में ये बात आ रहा होगा कि कौन ऐसा दर्पण है जिसमें प्रतिबिंब सीधा प्रतीत होता है। कोई भी दूरी पे रखो, हमेशा के हमेशा क्या बनेगा? सीधा बनेगा उसका प्रतिबिंब। क्या बनेगा? सीधा बनेगा प्रतिबिंब। तो सुबह सुबह आप एकदम हीरो वाला चेहरा देख करके आ रहे होंगे, मिरर में अपना चेहरा देख करके जरूर आ रहे होंगे, तो आपके घर में जो दर्पण लगा हुआ होगा 99% चांस है कि वो समतल दर्पण होगा। यानी कि कौन सा दर्पण में? समतल दर्पण में। याद रहेगा? बताइए याद रहेगा आपको? याद रहेगा कि नहीं रहेगा जो बताइए। चौथा नंबर क्वेश्चन को फटाक से देखिए। कह रहा है निम्नलिखित में किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है? किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है? दो माध्यम सबसे पहले हम बताए थे। एक बोले थे जिसका कण बहुत करीब करीब हो, उसको हम लोग बोले थे कि सघन माध्यम कहेंगे। क्या कहेंगे? सघन माध्यम कहेंगे। सघन यानी बहुत घना होगा। विरल माध्यम जिसके कण बहुत दूर दूर हो, एकदम फैलल फैलल। सघन मतलब घना, विरल मतलब एकदम फैला हुआ। तो सघन माध्यम में क्या होता है? प्रकाश की चाल जो है कम हो जाता है, क्योंकि घना घना माध्यम है, प्रकाश की चाल कम हो जाता है सघन में। और विरल माध्यम में प्रकाश की चाल तेज हो जाता है। ठीक है, तो इसमें से कौन आपको लग रहा है, इस चारों की अपेक्षा कौन ऐसा माध्यम है जो एकदम विरल होगा? क्योंकि पूछ रहा है निम्नलिखित में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होगी। तो अधिक किस में होगी? अधिक किस में होगी? तो अधिक होगी विरल माध्यम में। तो कांच, पानी, लोहा, निर्वात, इस चारों की अपेक्षा सबसे विरल कौन है जिसमें कण एकदम आपस में टकराइबे न करें, दूर दूर है सब कण? तो हमारा आंसर हो जाएगा निर्वात, वैक्यूम। निर्वात में कोई कण होगा ही नहीं, पूरा खाली खाली। सबसे तेज यही ना चलता है निर्वात में, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। यही है हमारा प्रकाश का सबसे अधिक तेज चलने वाला चाल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन देखिए। चौथा के बाद 5वां नंबर क्वेश्चन को देखिए, फटाक से बताइए आंसर। प्रकाश की किरण गमन करती है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा उठा के पूछ देता है। बिहार बोर्ड का गंदा आदत है, हमेशा मुंह उठा के चला आएगा सेमी क्वेश्चन लेकर के, कभी भी चेंज वेंज नहीं कर रहा है। जब से लॉकडाउन लगा तब से तो और इतना हल्का कर दिया एग्जाम का पैटर्न कि आप एकदम खेलते खेलते पास हो जाइएगा। एकदम मुंह उठा के चलाता है। ये क्वेश्चन मुंह उठा के 3-4 बार आ गया है कि 2017 और 2020 में भी लगता है 21 में भी आया था कि प्रकाश की किरण गमन करती है सीधी रेखा में, टेढ़ी रेखा में, किसी भी दिशा में, इनमें से कोई नहीं। अब बताइए जो थोड़ा सा भी पढ़ल लिखल बुतरू है, एकदम अभी अभी उठ के आया है कहीं से और ये वीडियो देख लिया, तो क्या करेगा? जाके एग्जाम में गर्दन मचाएगा। तो फिर कहने लगता है लोग कि पढ़वे नहीं किया था और नंबर आ गया। नंबर नहीं आएगा, वो हमसे पढ़ के गया है, हम एक ही वीडियो में उसका कल्याण कर दिए हैं, तो उसका तो नंबर आवे ना करेगा। तो फिर रोते रहिएगा आप बैठ करके। कैसी रेखा में गमन करता है? सीधी रेखा में गमन करता है। कौन? आपके चाचा? नहीं, प्रकाश कैसी रेखा में गमन करता है? सीधी रेखा में। ये था हमारा 5वां नंबर क्वेश्चन। 5वां के बाद 6ठा नंबर क्वेश्चन को देखिए। तेलीय कागज होता है, अगर कोई कागज है उसमें अगर हम तेल लगा दे तो कैसा होता है? पारदर्शक होता है कि अपारदर्शक होता है कि पारभाषक होता है कि इनमें से कोई नहीं? तीनों का मतलब हम बता देते हैं। इसका मतलब है पारदर्शी, मतलब एक पार से ऊपर चल जाए प्रकाश की किरण। अपारदर्शी मतलब एकदम जैवे नहीं करेगा अपारदर्शी में। पारभाषक मतलब थोड़ा थोड़ा जाएगा, तुने तुने, जनी जनी, थोड़ा थोड़ा, तो उसको हम लोग कहेंगे पारभाषक। तो जब कोई कागज में आप तेल लगा देते हैं तो वो पारभाषक की तरह व्यवहार करता है। कैसे व्यवहार करता है? पारभाषक की तरह। 6ठा का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? बताइए फटाक से, कमेंट में फेंक के मारिए। 6ठा का आंसर हो जाएगा हमारा सी। 6ठा का कौन सा हो जाएगा? सी।
छठा के बाद देखिए 7वां नंबर क्वेश्चन को। 7वां नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखिए और कमेंट में इसका आंसर फेंक के मारिए कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है। ये क्वेश्चन मुंह उठा करके बार बार आ जाता है। अब बताइए, जो यहाँ पे वीडियो मेरा देख लिया है, अच्छा से इसको याद कर लिया है, और वो जो है बिहान आपसे ज़्यादा नंबर ले आएगा तो आप रोइएगा नहीं बैठ के कि वो पढ़ो नहीं किया था, ज़्यादा नंबर कैसे लाएगा ना है आपके जैसा। वो 10 गो इधर उधर के चक्कर में थोड़ी था, उसको बस चाहिए था कॉन्सेप्ट, उसको चाहिए था मेन क्वेश्चन जो कि हम पे आके पढ़ ही लिया है, तो उसका तो नंबर आ ही जाएगा। आप डोलते रह जाइएगा। तो नहीं डोलना चाहते हैं तो फटाक से आइए और पूरा ऑब्जेक्टिव का वीडियो देख करके जाइए, तभी समझ में आएगा। कह रहा है प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं। 2024 15 दोनों सीटिंग में पूछा हुआ था, 20 21। देखिए मुंह उठा के कितना बारी क्वेश्चन आया, जो देखिए खास करके बड़के वो हम लिख के काहे लाए हैं, तो आपके दिमाग में छेद हो कि कितना बारी क्वेश्चन में पूछा है। कह रहा है प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं, बस मुंह उठा करके याद रखिए, 2 नियम। कितना? 2 नियम। कितना? 2 नियम। कितना? 2 नियम। याद रहेगा प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम। कौन कौन 2 नियम है? आपतन कोण प्रवर्तन कोण बराबर होते हैं, पहला नियम। आपतन कोण प्रवर्तन कोण बराबर होते हैं, दूसरा नियम। आपतन कोण प्रवर्तन कोण बराबर होते हैं, पहला नियम था। दूसरा नियम है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। 8वां नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखिए और फटाक से इसका आंसर कमेंट में फेंक के मारिए कि समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब होता है। समतल दर्पण सुबह सुबह उठ करके अपना एकदम गोरा सा चेहरा देख करके आए होंगे एकदम पढ़ने के लिए, ठीक है। नहीं देखिए, अभी चेहरा देखना बंद कर दीजिए और एग्जाम पे फोकस कीजिए। एग्जाम एकदम करीबे आ गया है और अभी भी चेहरे देखे में लगा रहिएगा, तब बताइए क्या होगा आपका। जैबन कीजिएगा, बिलहबे ना कीजिएगा। तो बिलहना नहीं है, एकदम फटाक से तैयारी करना है, तो अगला आदमी आपसे ज़्यादा नंबर ले आएगा, आप रोते रह जाइएगा। तो क्वेश्चन है हमारा कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। समतल दर्पण में आई मुंह उठा के देखिए कितना बार आ गया, 15 में भी आया, 16 में भी आया, 23 में भी आया। और देखिए 15 में आया, 16 में आया और 23 में आया। अब 15 और 25, तो 25 में भी आएगा, 26 में भी आएगा। आएगा ना, 25 में भी आया था और 26 में भी आएगा। तो गर्दा उड़ा के पढ़िएगा तब ना। समतल दर्पण में कभी भी दर्पण के आगे प्रतिबिंब नहीं बनता है, दर्पण के पीछे बनता है। तो हम लोग कहेंगे कि समतल दर्पण में काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। कैसा प्रतिबिंब बनता है? काल्पनिक। याद रहेगा। अभी अभी सुबह सुबह एकदम सुंदर सा अपना चेहरा देख करके आ रहे होंगे, किस दर्पण में देख करके आ रहे हैं, तो आपको याद होगा कि देख के आ रहे हैं समतल में, जिसमें हमेशा 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 काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। कैसा प्रतिबिंब बनता है? काल्पनिक। याद रहेगा, याद रहेगा जी, बताइए ना। 9 नंबर क्वेश्चन को देखिए, 9 नंबर क्वेश्चन को देखिए। और एक बात, 10-10 क्वेश्चन का आप बनाइए सेट, 10-10 क्वेश्चन का बनाइए सेट और 10 क्वेश्चन का आंसर देने का कोशिश कीजिए। और कितना आंसर आप दे पाते हैं कमेंट में जरूर बताइए। 10 क्वेश्चन में कितना का आंसर आप दे पाए हैं कमेंट में जरूर बताइएगा। 10 क्वेश्चन में 10-10 में 10 जैसे 10 क्वेश्चन होगा आपसे पूछेंगे कि 10 क्वेश्चन हो गया, बताइए कितना आंसर सही हुआ, तो कमेंट में लिखिएगा 2/4/6/8, जैसे भी लिखना है कि 8/10, 2 किसी का 9 सही हुआ तो 9/10, वेरी गुड। 10/10, 10 में 10 सही हुआ, गर्दा मचाइएगा, सबसे ज़्यादा नंबर लाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 9 नंबर क्वेश्चन। एक अभिसारी किरण, देखिए इसको देखते ही सब एकदम बेहोश होने लगता है। 2 वर्ड है, एक है अपसारी और दूसरा है अभिसारी। दोनों देखते ही स्टूडेंट बेहोश होने लगता है, लेकिन चूंकि आप हमसे पढ़ लिए तो बेहोश होने की जरूरत नहीं है, आप ही का नंबर ज़्यादा आएगा। अभिसारी किरण पुंज समतल दर्पण पर आपतित होती है। कहाँ पे आपतित होती है? अभिसारी किरण पुंज समतल दर्पण पर आपतित होती है, तो परावर्तित किरण पुंज होगी। जैसे कि समतल दर्पण के क्या रूल है कि जैसे आया वो वैसी जाओ, ये अभिलंब है, जैसे आया वो वैसी जाओ। लेकिन इसमें एक ट्विस्ट ला दिया है। कौन सा ट्विस्ट ला दिया है? इसमें एक ट्विस्ट ला दिया है कि कह रहा है कि अभिसारी किरण पुंज। तो सबसे पहली बात ये सुनो, ये दोनों के बारे में हम बताएंगे अब सारी अभिसारी किरण, लेकिन पहली बात ये सुनो कि समतल दर्पण के नियम की है कि जैसे अला बउआ वैसी जीवा। बात है को जो क्लियर, हमरा कोई लेना देना तोहरा से हको नहीं। जैसे आप आए हैं एकदम वैसी चुपचाप जाइए, आपसे हमको कोई मतलब लेना देना नहीं है। तो बताइए कि अभिसारी किरण पुंज आया था, तो परावर्तन के बाद वो कैसे हो जाएगा? अपसारी हो जाएगा, समांतर हो जाएगा, कैसा होगा? अभिसारी ना रहेगा जी, अभिसारी ना रहेगा। इसमें कोई सोचे वाला बात है नहीं ना, यानी कि आंसर हमारा हो जाएगा सी। अब आ जाइए अभिसारी और अपसारी वर्ड पे। अपसारी, इस वर्ड का मतलब समझाते हैं आपको। अब हुआ बस यूं चिलगोजे महाराज, अपसारी का मतलब हो गया फैलना। एकदम इधर से गए पसर के एकदम सो गए, फैल गए एकदम, तो उस समय आप अपसरित हो गए हैं। इधर से गए घर पढ़ लिख करके और एकदम पसर के सो गए, या फिर अभी आप वीडियो देख रहे हो कहीं पे पसर के देख रहे होंगे एकदम फैल के, तो वो हो गया अपसरित, वो हो गया अपसरित। अब जैसे देख लिए कि रूम में एंट्री हो रहा है पापा मम्मी दादा दादी नाना नानी के, तो डर से एकदम तुरंत सिकुड़ के बैठ गए बेंचवा पे, एकदम पढ़े लगे, तो एकदम सिकुड़ गए, तो वो कोची हो गए? अभिसरित हो गए।
कुछ हो गए, अभिसरित हो गए, एकदम एकदम गोल मोले से बैठ गए, बड़ी डर लग रहा है यार। तो सब करते होंगे ना, कि जैसी कोई नहीं है रूम में, अकेले एकदम ऐसे पढ़ रहे हैं। ऑनलाइन वाला भी तो जमाना है ना पढ़े वाला, हम पसर गए, एकदम फैल गए, अब अपसरित हो गए, मतलब फैल गए। और जैसी देखे कि कोई आ रहा है रूम में, एकदम सिकुड़ के बैठ गए, अभिसरित। अब यहाँ से आपको याद रखना है, अपसरित यानी कि फैलना, अपसरित यानी कि फैलना। एक बिंदु से किरण निकलेगा, फैलेगा, उसी को हम लोग कहते हैं अपसरित। और बहुत दिशाओं से बिंदु आएगा और एक बिंदु पर बहुत दिशाओं से किरण आएगा और एक बिंदु पर मिलेगा, उसको हम लोग कहते हैं अभिसरित। याद रहेगा, कब आप फैलते हैं, कब आप सिकुड़ते हैं, याद रहेगा, याद रहेगा। आंसर क्या हो जाएगा? बी। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। 9वां के बाद 10वां नंबर क्वेश्चन को देखिए। 10वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? किसी समतल दर्पण द्वारा आवर्धन होता है। 2023 में मुंह उठा के क्वेश्चन आ गया था, तो 23 में आया, तो 26 में भी यही करेगा। किसी समतल दर्पण द्वारा आवर्धन होता है। आवर्धन क्या होता है? सबसे पहली बात दिमाग में एकदम गोली सेट कर दीजिए। कौन सा गोली? कि आवर्धन होता क्या है। तो आवर्धन कुछ ना है बउआ, हम जो बोलते हैं, जो याद रखिए ना, आवर्धन इस चीज को बताता है कि यहाँ पे मान लो एक ई दर्पण है, एक ई दर्पण है, एक ई दर्पण है, एक दर्पण, दो दर्पण, तीन दर्पण। आवर्धन बस इस चीज को बताता है कि प्रतिबिंब किसी दर्पण में कितना गुना बना। क्या 2 गुना बड़ा बना, 2 गुना छोटा बना, 1 गुना बड़ा बना, आधा गुना छोटा बना, बस इस चीज को बताएगा, वही आवर्धन है। बोले ना, मेरा गोली लेके जाइए, आप उसको दिमाग में रखिए, इसके अलावा कुछ सोचने नहीं है। आवर्धन क्या है? आवर्धन बस इस चीज को बताता है कि कोई भी दर्पण किसी के प्रतिबिंब को कितना गुना बनाता है। 2 गुना छोटा, 2 गुना बड़ा, 1 गुना छोटा, 1 गुना बड़ा। बुझाया? तो कह रहा है कि किसी समतल दर्पण, तो समतल दर्पण आपके प्रतिबिंब को 2 गुना बड़ा बनाता है, 2 गुना छोटा बनाता है, 1.5 गुना बड़ा बनाता है, 1.5 गुना छोटा बनाता है। नहीं, वो तो 1 गुना रहता है, जितना आप है ना उतनी बनाता है, उससे ना बड़ा करेगा ना छोटा करेगा। कभी ऐसा हुआ है? आप हैं 4 फुट के और समतल दर्पण की बात कर रहे हैं, समतल दर्पण में आपको 4 फुट की जगह 10 फुट दिखा दिया, नो, जितना ना उतनी दिखाएगा। तो उसको कहते हैं, हम लोग कहेंगे कि इसका आवर्धन +1 होगा। अब +1 कैसे होता है, -1 कैसे होता है, ये चीज़ देखना है तो अभी लास्ट तक वीडियो देखिए। +1 कैसे होता है, -1 कैसे होता है, ये चीज़ जानना है तो लास्ट तक वीडियो देखिए, नहीं तो हम जो पढ़ाए हैं 1 शॉट प्रकाश का प्रवर्तन अपवर्तन, वो जा करके देखिए। तो किसी समतल दर्पण द्वारा आवर्धन का मान क्या होगा? तो हमेशा याद रखिएगा, +1 होगा। क्या होगा? +1, याद रहेगा। अब 10 क्वेश्चन तक हम लोग पहुंच गए हैं, तो हम लेते हैं छोटा सा ब्रेक और यहाँ पे आएगा एडवर्टाइजमेंट, आएगा एडवर्टाइजमेंट। अब बताइए 10 में से कितना सही गया आपको? फटाक से कमेंट में फेंक के मारिए। 10 में 9 तो 9/10, 10 में 8 तो 8/10। फटाक से कमेंट में फेंक के मारिए, एकदम फेंक के मारिए। तो हम की बोल रहे हैं, हम बस इतना बोल रहे हैं। अभी एडवर्टाइजमेंट आ गया है, 10 क्वेश्चन पे, 20 क्वेश्चन पे एडवर्टाइजमेंट आते रहेगा, ठीक है? तो उसके लिए परेशान मत होइएगा। हम बस इतना बोल रहे हैं कि अगर आप पढ़ने लिखने वाले स्टूडेंट हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपसे ज़्यादा अगला का नंबर नहीं आए, आपका ज़्यादा आए, तो फटाक से बिना किसी को बताए आपको एजी एजुकेशन पे पढ़ना पड़ेगा। करना क्या है, हर एक चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज ऑब्जेक्टिव लेकर के आएंगे, जिसमें कौन सा साल में पूछा गया है वो भी लिखा हुआ रहेगा। तो आपको ध्यान देना है कि क्या इधर उधर 10 गो सोर्स लेकर के नौटंकी टाइम पास करना है, कि एक सोर्स लेकर के आपको एकदम सटीक तैयारी करना है। तो सटीक तैयारी करना है, एजी एजुकेशन को, अमित गौरव एजुकेशन को सब्सक्राइब कीजिए। लोगों देख लीजिए, ऐसा ना रहेगा, एकदम सब्सक्राइब कर लीजिए और पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव का गर्दा मचाइए, पूरा का पूरा सब्जेक्टिव का गर्दा मचाइए। जा करके देखिए, एकदम गर्दा वीडियो 250, 300, 500 वीडियो एकदम डाला हुआ है, एकदम गर्दा मचाइए जा करके। एडवर्टाइजमेंट हुआ खत्म। अब आइए 11 नंबर क्वेश्चन की ओर। अब आ जाइए 11 नंबर क्वेश्चन की ओर, फटाफट बताइएगा कितना सही गया, ठीक है? 11 नंबर क्वेश्चन में क्या है? कह रहा है एक प्रकाश की किरण एक समतल दर्पण पर लंबवत आपतित है। एक प्रकाश की किरण, देखिए ये जी फंसेगा, बुतरू के जा फंसेगा, जो देखिए कह रहा है कि एक प्रकाश की किरण समतल दर्पण के लंबवत आपतित होती है, तो प्रवर्तन कोण का मान होगा। अब बुतरू थोड़ा सा पढ़ लिया है तो कुछ अबे ना करेगा। कोई लंबवत मतलब हमरा पता है, लंबवत मतलब होता है 90 डिग्री, और 90 डिग्री पे आपतित है तो प्रवर्तित भी होगा 90 डिग्री पे। और खटाक से गलती करके चला आया, ये ना सोचेगा जी। बुतरू जो पढ़ लिया है थोड़ा सा तो कुछ खाली कि हमको पता है, और सोचेगा लंबवत आपतित है यानी कि 90 डिग्री पे आपतित है। लंबवत के मतलब खाली जान गया है कि लंबवत आपतित है मतलब 90 डिग्री पे आपतित है, तो क्या हो जाएगा कि प्रवर्तन कोण भी 90 डिग्री हो जाएगा।
गलत आंसर, गया 1 नंबर। गलत कैसे नहीं होगा, जो समझिए, हमसे पढ़िएगा तो कैसे गलत हो जाएगा। ई है समतल दर्पण। कौन है समतल दर्पण? होता क्या है, होता ये है, ये होता है हमारा अगर आपतित किरण, ये होता है हमारा अगर प्रवर्तित किरण, ये होता है हमारा अभिलंब। ये क्या है, अभिलंब है, ये आपतित किरण है, प्रवर्तित किरण। अब ये थोड़ी कह रहा है कि ये किरण जो है, प्रकाश की किरण जो है समतल दर्पण पर 90 डिग्री आपतन कोण 90 डिग्री थोड़ी दिया हुआ है, आपतन कोण 90 डिग्री नहीं दिया हुआ है। वो कह रहा है डायरेक्ट, वो डायरेक्ट कह रहा है 90 डिग्री पे अगर कोई किरण आता है, इसका मतलब अगर ये है लंब तो इधर से किरण आएगा। लेकिन बात तो ये नहीं कह रहा है कि इधर से किरण आ रहा है, बात तो ये नहीं कह रहा है। ये कह रहा है हम लोगों को कि लंबवत आती है। तो अगर आपके पास ये जिंदा है तो आप सोचिए कि लंबवत आएगा मतलब अभिलंबे पे ना आएगा। तो ई ना हुआ हमारा आपतित किरण अभिलंब पे जो आया है। तो जब अभिलंब पे हमारा आपतित किरण आया है, अभिलंबे पे आया है, ये था हमारा अभिलंब और इसी पे आपतित किरण आया है, तो बताइए इस अभिलंब के साथ, इस अभिलंब के साथ ही कितना डिग्री का कोण बनाएगा? कोई कोण नहीं बनाएगा, 0 डिग्री। 0 डिग्री का कोण बनाएगा। अब आपका दिमाग काम करना चाहिए कि अभिलंब के साथ आपतित किरण 0 डिग्री का कोण बनाएगा, तो परावर्तित किरण कितना डिग्री का कोण बनाएगा? 0 डिग्री। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। लेकिन महाबानर लोग यहाँ पे लंबवत देखते ही फटाक से 90 डिग्री पे मारता है टिक और गया 1 नंबर काम से। फिर घर में बैठ के रोएगा, हम तो सभी बना लिए थे, हमको तो सब पता था, हम तो लंबवत का मतलब ही पता था, हम पूरा एकदम सही में सही बनाया, लेकिन फिर भी मेरा नंबर नहीं आया। नंबर कहाँ से आएगा? होश में आइए, आप भी होश हैं, पहले होश में आकर के देखिए कि क्या बनाए हैं। तो हमारा आंसर क्या होगा? 0 डिग्री। समझ में आया जो कॉन्सेप्ट बताएं? नहीं आया तो जा करके देखिएगा बड़ा वाला वीडियो, एकदम बढ़ के रहेगा 3 घंटा वाला अमित गौरव एजुकेशन पे, तो एक बात ये समझ में आ जाएगा, मेहनत करके समझाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 12 नंबर क्वेश्चन। गोलीय दर्पण के फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध है। गोलीय दर्पण, कोई भी दर्पण ले लेते हैं, गोलीय दर्पण कर रहा है तो हम अवतल को उठा लेते हैं, जिसको मन करे उठा लीजिए। ये है हमारा कौन सा दर्पण? धसा हुआ अवतल, उठा हुआ उत्तल, अवतल दर्पण। ये हुआ हमारा प्रधान अक्ष। इसमें यहाँ पे होता है फोकस, फोकस के दुगना पर होता है आर, फोकस के दुगना पर होता है आर। अब कह रहा है इसके और इसके बीच में क्या संबंध है, क्या रिलेशन है ये दोनों के बीच में? स्मॉल आर होता है, स्मॉल एफ भी होता है, कैपिटल एफ भी होता है। कह रहा है कि इसके बीच में क्या रिलेशन है। कहीं पे देख लिया होगा ये दोनों को, तो पूछ रहा है कि दोनों को साथ में देख लिए हैं, दोनों का बीच में संबंध क्या है जो बताइए। आपको कहीं पे किसी के साथ देख लिया तो पूछा जाता है ना कि उसके साथ देखे थे, आपका क्या संबंध है उसके साथ। वैसा ही आप बताइए, आर और एफ को साथ देख लिए ना, बताइए दोनों के बीच क्या संबंध है। तो संबंध बस यही है, संबंध बस यही है कि ई बेचारा अद्धू इसका दुगना के बराबर है। नहीं समझे? मतलब कि जितना ई है उतना ई है, जितना ई है उतना ऊ है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक एफ तो यहाँ से यहाँ तक एफ, तो आर जो है वो 2f के बराबर है, आर जो है वो 2f के बराबर है, आर जो है वो 2f के बराबर है। अब देख लीजिए कौन सा आंसर होगा? पहला, ए नंबर आंसर, आर बराबर 2f। कौन नंबर का? अब देखिए क्वेश्चन में 2013 में कूद के चला आया था, अब हो सकता है 26 में कूद के चला है, आपका भाग अच्छा रहेगा तो अब 26 में आ ही जाएगा। काहे आ जाएगा कि 13 दूनी 26, 26 में भी आ जाएगा, पक्का आ जाएगा, देख लीजिएगा आप। 12 नंबर क्वेश्चन के बाद देखिए 13 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, किसी बिंब का, सबसे पहली बात महानुभाव लोग, अगर किसी को इस चीज़ में थोड़ा सा भी इतना सा भी दिक्कत होता है तो दिमाग को होश में लाओ। बिंब और प्रतिबिंब, इस वर्ड में अगर किसी को इतना सा भी दिक्कत होता है तो होश में आ जाओ। बिंब और एक वर्ड होता है प्रतिबिंब। बिंब मतलब होता है वस्तु, बिंब मतलब होता है वस्तु, और प्रतिबिंब मतलब होता है जो उसका प्रतिबिंब बनता है, यानी उसका जो खिचिक से फोटो जैसे खींच लिए ना तो प्रतिबिंब बन गया, तो वो हुआ प्रतिबिंब। लेकिन बिंब मतलब होता है वस्तु, तो यानी किसी बिंब का, यानी कि किसी वस्तु का अवतल दर्पण में, किसमें? अवतल दर्पण में बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा बड़ा पाया गया है। अवतल दर्पण में सबसे पहले हम 6-7 सिचुएशन में जब प्रतिबिंब को बनाते हैं तो उसमें मात्र एक ही सिचुएशन ऐसा आता है, जब अवतल दर्पण में मात्र एक ही ऐसा सिचुएशन आता है जो कि अभी रट लीजिएगा, और ये क्वेश्चन हमेशा कूद के चलाता है। देखिए 24 में आया, 13 में आया, और 13 दूनी 26, 26 में भी आएगा, हमेशा कूद के आ जाता है। और एक ही सिचुएशन है जब अवतल दर्पण में आभासी, सीधा तथा बड़ा प्रतिबिंब पाया गया है, तो वस्तु की स्थिति कहाँ? मात्र एक ही स्थिति है, एक ही स्थिति है जब वस्तु जो का प्रतिबिंब बनेगा, वस्तु का जो प्रतिबिंब बनेगा वो आभासी, सीधा और बड़ा बनेगा। और कौन सा सिचुएशन है हम आपको ग्राफ के माध्यम से समझाते हैं। ये कौन सा दर्पण हो गया? अवतल। ये हमारा क्या हो गया? ध्रुव पी। ये हमारा क्या होगा? एफ। ये हमारा क्या हो गया? आर। तो सबसे पहली बार जब हम वस्तु को पी और एफ के बीच में रखते हैं, कहाँ रखते हैं? P
P और F के बीच में, यानी कि ध्रुव और फोकस के बीच में, ध्रुव और फोकस के बीच में। तो मात्र एक ही यही सिचुएशन है, मात्र एक यही सिचुएशन है जिसमें वस्तु का प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा बड़ा बनता है। आंसर नंबर कौन सा हो जाएगा? डी हो जाएगा। दर्पण के ध्रुव तथा फोकस के बीच में, मुख्य फोकस तथा, देखिए एकरा में गड़बड़ाना ना है, मुख्य फोकस देखते हैं कोई अलतला के मार दिया, ऑप्शन ए गया 1 नंबर, क्योंकि कह रहा है कि मुख्य फोकस तथा वक्रता केंद्र, तो मुख्य फोकस ये, वक्रता केंद्र ये, तो क्या मुख्य फोकस और ये वक्रता केंद्र के बीच में रखने पे आभासी सीधा बनता है? नहीं, कहाँ कहाँ, ध्रुव और फोकस। हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? डी हो जाएगा। दर्पण के ध्रुव तथा फोकस के बीच में, ये वाला एकदम रट लीजिए, दर्पण के ध्रुव तथा फोकस के बीच में मात्र एक सिचुएशन यही है, जब प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है, यानी कि आभासी बनता है, और आभासी बनेगा तो सीधा बनेगा, वास्तविक बनेगा तो उल्टा बनेगा। तो एक एक बातों को हम याद करवाते जाएंगे, पेशेंस रखिए। 20 क्वेश्चन पे पहुंचेंगे, फटाक से बताइएगा कितना सही गया, ठीक है। 13 नंबर क्वेश्चन हो गया समाप्त। 13 के बाद देखिए 14 नंबर क्वेश्चन 2015 में आ गया था। काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। अब यहाँ से हम 4 क्वेश्चन बताते हैं आपको कि अगर कह दे वास्तविक, अगर कह दे वास्तविक प्रतिबिंब, तो हमेशा याद रखना है कि वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा बनेगा। कैसा बनेगा? उल्टा। अगर कह दे वास्तविक तो हमेशा बनेगा उल्टा, अगर कह दे काल्पनिक तो हमेशा बनेगा सीधा। फिक्स है, इसको कोई नहीं बदल सकता, एकदम फिक्स है। जब भी कहे कि काल्पनिक प्रतिबिंब तो सीधा बनेगा, और जब भी कहे वास्तविक प्रतिबिंब तो उल्टा बनेगा। याद रहेगा या नहीं रहेगा? बिल्कुल याद रहेगा। ये था हमारा 14 नंबर क्वेश्चन। 14 के बाद पहुंच गए 15 नंबर क्वेश्चन। हम लोग आधा सफर की ओर पहुंच चुके हैं। हाँ 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? सरल सूक्ष्मदर्शी एक उपकरण होता है, एकदम मुझको छोटे से छोटे चीज़ों देखे के लिए, उसमें कह रहा है किसका उपयोग होता है। सबसे पहली बात, दर्पण का उपयोग होता है कि लेंस का उपयोग होता है? जिसको ये बात क्लियर हो गया कि लेंस का उपयोग होता है, तो उसमें तो 2 ऑप्शन ऐसे काट देगा। अब बचा कि अवतल लेंस का उपयोग होता है कि उत्तल लेंस का उपयोग होता है। अब बचा कि अवतल लेंस का उपयोग होता है कि उत्तल लेंस का उपयोग होता है। तो यहाँ से आपको ये सोचना पड़ेगा कि कौन सा लेंस जो है सरल सूक्ष्मदर्शी में कोई चीज़ को यूज करेंगे किस लिए? उसमें बड़ा देखने के लिए। आए तो कौन सा आंसर हो जाएगा? उत्तल लेंस। याद रहेगा? याद रहेगा नहीं रहेगा? एकदम रिवीजन कीजिए, एकदम ऑब्जेक्टिव को एकदम फाड़ फाड़ के याद कीजिए, तब कुछ हो पाएगा, नहीं तो कुछ नहीं होगा जी। ऐसी झोला टांगिएगा, अब बोलिएगा उसका नंबर ज़्यादा कैसे आ गया, मेरा काहे नहीं आया? तो कहाँ से आएगा? वो हमसे पढ़ा था, आप नहीं पढ़े तो ऐसा नहीं करेगा ज़्यादा। सोच लीजिए, हजामत के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? ये क्वेश्चन तो बार बार कूद के आ जाता है। 2024 में भी आ गया, 17 में आया था, अब 26 में आ जाए, कोई ठिकाना है? तब देख ले रहिएगा तब ना। हजामत बोले तो नाई के पास जब आप जाते हैं, नाई के पास जब जाते हैं ऐसे कीजिए, ऐसे करके पीछे कीजिए, पीछे करके भी देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हजामत के लिए किस दर्पण का उपयोग होता है? जब आप नाई के पास जाते हैं तो कह रहा है कि कौन सा दर्पण नाई यूज करता है, तो इसमें कंफ्यूजन कहियो नहीं रखना है। नाई की बात जैसा ही आएगा याद रखिएगा अवतल दर्पण का उपयोग करता है। किसका? अवतल दर्पण का। नाई के पास जब भी जाइएगा, यानी कि दाढ़ी वाड़ी बनाने की, बाल बनाने, तो हमेशा याद रखिएगा कौन सा दर्पण यूज होगा? अवतल दर्पण यूज होगा। कौन सा दर्पण यूज होगा? अवतल दर्पण यूज होगा। यूज वाला क्वेश्चन हमेशा 1-2 पूछता ही रहता है, इसमें हम सारा क्वेश्चन लेकर के आए हैं। यूज का बहुत सारा क्वेश्चन है, पेशेंस रख करके आपको पूरा वीडियो देख करके जाना है, तब समझ में आएगा। हजामत के लिए अवतल दर्पण, हजामत के लिए अवतल दर्पण। 17 नंबर क्वेश्चन है, सर्च लाइट का परावर्तक सतह। घर में टॉर्च है तो टॉर्चवा के जाके देखिए, उसके अंदर वाला सतह जो है वो कैसा रहता है? क्या वो उत्तल रहता है यानी उठल रहता है, अवतल रहता है यानी धसल रहता है, समतल रहता है, या इनमें से कोई नहीं? जो बताइए इसका आंसर। आप टॉर्च को घर में देखिए, टॉर्च होगा, टॉर्च को देख करके बताइए। टॉर्च में बीचे में बॉल लगल होगा, बीचे में छोटे को ऐसे छत्ती को बॉल लगल होगा, लेकिन उसके आसपास चारों तरफ चमकीली सतह होगा, वही दर्पण होगा। तो कौन सा दर्पण है? जो बताइए, उत्तल है, अवतल है, कौन सा है? फटाक से कान में फेंक के मारिए कि उत्तल है, अवतल है, कौन सा? तो आप उसको देखिए कि बीच में ऐसे रखा हुआ है बॉल और चारों तरफ से ऐसे कवर है, तो ये क्या है? धसा हुआ है, अवतल दर्पण है। कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण। आपको नहीं विश्वास है तो जाइए फटाक से गर्दा के जाके मांगिए टॉर्च और देखिए उसमें कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण होगा। ये था हमारा 17 नंबर क्वेश्चन। बढ़ते हैं 18 नंबर क्वेश्चन की ओर। 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग मरीजों के दांत के बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किया जाता है? अवतल दर्पण होगा। दंत विशेषज्ञ जो है, डेंटिस्ट जो है, कैसा मिरर यूज करता है? याद रखना है, अवतल दर्पण यूज करता है। याद रहेगा कि नहीं? रहना तो पड़ेगा जी, नंबर आप ही का आएगा, हमसे पढ़ लिए हैं, नंबर आप ही का आएगा। समय। एक प्रयोग किया गया जिसमें अवतल दर्पण द्वारा
किसी बिंब का प्रतिबिंब एक पर्दे पर प्राप्त किया जाता है। किसी बिंब का प्रतिबिंब किसमें? अवतल दर्पण में। दर्पण की फोकस दूरी का निर्धारित करने के लिए प्रयोगकर्ता को मापने की जरूरत है। बहुत गहराई से क्वेश्चन पूछा है, और अगर आप इसका खाली आंसर रट के जा रहे हैं मतलब महागधा बुड़वक हैं। इसके गहराई में जाकर के आपको बातों को समझना पड़ेगा, तब आपको आंसर बताइएगा तो बहुत बेहतर रहेगा, समझ पाइएगा। कह रहा है एक अवतल दर्पण है, और अवतल दर्पण में किसी बिंब का प्रतिबिंब एक पर्दे पर प्राप्त किया गया है। किसी बिंब का प्रतिबिंब जो है पर्दे पर प्राप्त किया गया है, तो दर्पण की फोकस दूरी को निर्धारित करने के लिए प्रयोगकर्ता को मापने की जरूरत है। दर्पण तथा पर्दे की फोकस, दर्पण तथा पर्दे के बीच की दूरी, दर्पण तथा बिंब के बीच की दूरी ए और बी दोनों। तो जब भी ऐसा बात आया है बउआ, जब भी ऐसा बात आया कि एक अवतल दर्पण में कोई वस्तु का प्रतिबिंब एक पर्दे पर प्राप्त किया जाना है, तो दर्पण की फोकस दूरी को निर्धारित के लिए क्या मापेंगे? तो दर्पण तथा पर्दे के बीच की दूरी को भी मापना पड़ेगा, और दर्पण तथा बिंब के बीच की दूरी को भी मापना पड़ेगा। दोनों के मापे पड़ेगा बउआ, बात है जो क्लियर है। इसको इस तरह से याद रखिएगा। कोई भी दर्पण है, जैसे इसमें अवतल दर्पण है, तो बिंब का प्रतिबिंब एक पर्दे पर प्राप्त किया जाता है, तो दर्पण की फोकस दूरी को निर्धारित करने के लिए प्रयोगकर्ता को मापने की जरूरत क्या है? तो दर्पण तथा पर्दे के बीच की दूरी को भी और दर्पण तथा बिंब के बीच की दूरी को भी। आंसर ए और बी दोनों होगा। कोई दिक्कत है बउआ? नहीं है। तो बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। 20 नंबर क्वेश्चन की ओर आ गए हैं। इस क्वेश्चन का आंसर बताइए और फटाक से आप चेक कीजिए कि आपका कितना सही गया है। अगर आप एक अच्छे स्कोर पे हैं, 7+ पे हैं, तो आप अच्छा खासा पोजीशन पे हैं। नहीं है तो याद कीजिए एक एक करके। कह रहा है यदि किसी बिंब के प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक है तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी? अब आ जाइए, हम जो शुरू में वादा किए थे कि आवर्धन कब निगेटिव होता है और समतल दर्पण का +1 पॉजिटिव क्यों हुआ, तो पूछ रहा है कि आवर्धन प्रतिबिंब का प्रकृति ऋणात्मक कब होगा? वास्तविक में, वास्तविक सीधा में, वास्तविक उल्टा में, आभासी सीधा में, आभासी उल्टा में, किस में होगा जो बताइए। इसमें तो 2 ऑप्शन ऐसे आप छाट सकते हैं कि 2 को गलत है। 2 ऑप्शन को तो ऐसे ही छाट सकते हैं कि 2 को गलत है, और किसको छाट सकते हैं वो आप देखिए। सबसे पहली बात, कभी भी हम बोले हैं कि प्रतिबिंब जब वास्तविक बनेगा तो उल्टा बनेगा, सीधा नहीं बनेगा। कहाँ दिख रहा है ये गधा हवा? वास्तविक सीधा तो हो ही नहीं सकता। दूसरी बात, हम हमेशा बताए हैं कि आभासी बनेगा तो वो सीधा बनेगा, उल्टा कहीं नहीं बनेगा। अब आ जाइए इस बात पे कि यदि किसी बिंब के प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक है, आवर्धन कैसा है? ऋणात्मक है, तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी? तो जब भी आवर्धन जो है, कोई भी प्रतिबिंब का जब बिंब बनेगा उसका आवर्धन जब भी ऋणात्मक होगा, तो कन्फर्म है कि वो दर्पण के आगे प्रतिबिंब बना होगा, और दर्पण के आगे बनेगा तो यानी कि वास्तविक बना होगा, यानी उल्टा बना होगा। अब इस बात को आपको याद रखना पड़ेगा, इस बात को गहराई से आपको याद रखना पड़ेगा कि यदि किसी बिंब के प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक है, यदि किसी बिंब के प्रतिबिंब का ऋणात्मक है, आवर्धन ऋणात्मक है, तो उसकी प्रकृति वास्तविक और उल्टा होगा, और धनात्मक रहेगा तो आभासी और सीधा। बोले थे ना, वादा कर दिए हम पूरा। अभी आगे बहुत मज़ेदार चीज़ों को बताने वाले हैं। अब आप लोग, आया है एक छोटा सा ब्रेक, बताइए फटाफट क्या कितना सही आया। इस 10 में आपका कितना सही आया फटाक से कमेंट में फेंक के मारिए। कितना आया? 9 आया है, वेरी गुड। 8 आया है, वेरी गुड। 7 आया है, वेरी गुड। 6 आया है, चलो ठीक है, मेहनत करो। 5 आया, चलो और मेहनत करो। 0 आया है, देखो तो अगल बगल में चुल्लू भर पानी होगा, इसे लो, नाक डुबाओ और बोलो ओम नमः शिवाय। कोई बात नहीं, मेहनत करो। अब आ जाओ 21 नंबर क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है? सबसे पहली बात, उत्तल दर्पण कह दिया है, तो उत्तल दर्पण का फोकस दूरी इधर होता है, जो कि ऑलवेज पॉजिटिव होता है। उत्तल दर्पण का फोकस दूरी जो है हमेशा पॉजिटिव होता है। तो निगेटिव वाला तो नहीं होगा, इसमें भी निगेटिव लगा देते हैं। निगेटिव वाला तो नहीं होगा, -16 -8 तो नहीं होगा। अब +8 और +16 में कौन होगा? तो एक बात बताइए, क्या है? वक्रता त्रिज्या दिया हुआ है। क्या है? उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या दिया हुआ है, R दिया हुआ है 32, R दिया हुआ है 32। कितना दिया हुआ है? R दिया हुआ है 32। तो R 32 दिया हुआ है, तो फॉर्मूला क्या होता है? R बराबर 2F, या फिर F बराबर R/2 होता है। तो F बराबर R के जगह पे रखेंगे 32/2, कट गया 16, जो कि पॉजिटिव में होगा, निगेटिव में नहीं होगा।
क्योंकि उत्तल दर्पण का जो फोकस दूरी है वो हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है, और अवतल दर्पण का फोकस दूरी वो निगेटिव ऋणात्मक होता है। यानी आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, आंसर हमारा सी हो जाएगा, +16 सेंटीमीटर। 21 नंबर क्वेश्चन हुआ समाप्त। 21 के बाद देखिए 22 नंबर क्वेश्चन। 21 के बाद देखिए 22 नंबर क्वेश्चन। 22 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है किसी दर्पण का उपयोग पश्च दृश्य दर्पण के रूप में किया जाता है, कौन सा दर्पण होगा। पश्च दृश्य का मतलब सबसे पहले समझना है आपको, पश्च दृश्य मतलब पीछे देखने के लिए, हाँ समझे। पश्च दृश्य मतलब कोई दर्पण को कोई भी वाहन में पीछे देखने के लिए उपयोग किया जाता है, तो वो कौन सा दर्पण होगा। अब बताइए कौन ऐसा दर्पण है, कौन ऐसा दर्पण है जो एरिया ज़्यादा कवर करेगा, एरिया ज़्यादा कवर करेगा, एरिया ज़्यादा कवर करेगा, और एरिया ज़्यादा कवर करेगा और साथ में वस्तुओं को बड़ा दिखाएगा, ठीक है। क्योंकि अच्छा एक बात बताइए, आप अभी अब आंसर खुद आप बता दीजिएगा, इसका आंसर आप खुद बता दीजिएगा, हम खाली बता देते हैं आपको छोटा सा चीज़। अवतल दर्पण का काम है, अवतल दर्पण का काम क्या है, अवतल दर्पण का काम है कि बहुत सारा एरिया कवर करना। लेकिन उत्तल दर्पण का काम क्या है, उत्तल दर्पण का काम है कि चीज़ों को बड़ा दिखाना, मतलब कि दूरियों में है ना तो बड़ा दिखेगा। तो जब आप बाइक चला रहे हैं तो क्या आपको, जब आप बाइक चला रहे हैं तो क्या आपको पीछे का बहुत ज़्यादा एरिया देखना है, लेकिन कामे भर देखना है, बड़ा देखना है, जब बताइए। तो आप बोलिएगा कि थोड़ा थोड़ा बड़ा तो देखना है ना जी, हाँ बड़ा तो देखना है। तो कौन सा दर्पण है, और साथ में हमको चाहिए प्रतिबिंब भी वास्तविक, तो कौन सा दर्पण हो जाएगा, उत्तल दर्पण हो जाएगा, याद रहेगा। पश्च दर्पण के रूप में कौन सा दर्पण यूज किया जाता है, उत्तल दर्पण का यूज किया जाता है। बताइए कोई दिक्कत है। 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है नई कार्तीय परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखे गए बिंदु की दूरी ली जाती है। कोई भी दर्पण हो वो बिंब की दूरी, बिंब मतलब क्या बताए थे, प्रतिबिंब नहीं, बिंब लिख लिख के आपको पगलाता है। कोई भी वस्तु रखा गया है, कोई भी प्रकार का वस्तु रख सकता है, तो का धनात्मक होगा, ऋणात्मक होगा, ये और भी तीनों होगा, इनमें से कोई नहीं होगा। बताइए फटाक से कमेंट में फेंक के मारिए। कोई भी दर्पण हो उसमें बिंब की दूरी हमेशा होती है, क्या होती है बताइए, कमेंट में फेंक के मारिए, कमेंट में फेंक के मारिए, कहिएगा ऋणात्मक होती है। एकदम कमेंट में फेंक फेंक के मारना जरूर है, ठीक है, नहीं मारिएगा तो दिक्कत वाली बात है। ऋणात्मक होती है। नई कार्य परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखे गए वस्तु को ली जाती है कैसी, ऋणात्मक, निगेटिव। कोई भी प्रतिबिंब हो, वस्तु जो है हमेशा निगेटिव ही रखा जाता है दर्पण के सामने ही, और दर्पण के सामने रखा जाएगा तो उसको हम लोग निगेटिव ही कहेंगे। पेशेंस रखिए, 30 नंबर क्वेश्चन पे पहुंचेंगे तो फटाक से बताइएगा कितना सही गया। 24 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। किसका, 2019 में कूद के चलाया था ये क्वेश्चन, देख लीजिए। कह रहा है किसका फोकस दूरी धनात्मक होता है, कौन दर्पण का फोकस दूरी धनात्मक होता है। अभी पिछुए हम बताए थे उठा हुआ किसका होता है, प्रवर्तक सतह उठा हुआ किसका होता है, उठा हुआ किसका होता है, प्रवर्तक सतह, तो होता है उत्तल दर्पण का। तो उत्तल दर्पण का फोकस दूरी दर्पण के पीछे होता है ना, जिसको हम लोग कहते हैं पॉजिटिव होता है। क्या होता है, पॉजिटिव होता है। आंसर नंबर बी हो जाएगा। 24 का क्या हो जाएगा, बी। निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है, उत्तल दर्पण की। किसकी, उत्तल दर्पण की। किसकी होती है, उत्तल दर्पण की। ये था हमारा 24 नंबर क्वेश्चन। बढ़ते हैं 25 नंबर क्वेश्चन की और 25 नंबर क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखिए। कह रहा है किसी कार के अग्रदीप, अब कोई कार आप जाके देखिए पहले, है क्या आपके घर में, है कार, है तो बहुत अच्छा लेवल पे हैं आप, नहीं है मेहनत कीजिए, पढ़िए, और एक के जगह 10-10 गो कार खरीद कर रख दीजिए। आई फटाक से अभी हम बोल रहे हैं किसी कार के अग्रदीप में प्रयुक्त दर्पण निम्नलिखित में कौन है। तब आपको कार देखना पड़ेगा, आपके पास तो कार है नहीं, है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो मेहनत कीजिए, पढ़िए, और एक गो नहीं 10-10 गो कार खरीदिए। और कह रहा है कौन है, तो अग्रदीप के अगला आगे जो लाइट लगा हुआ होता है, टॉर्च देखिए ना, टॉर्च, सेम वही बात इसमें भी। तो उसमें कौन सा दर्पण होता है, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, समतल दर्पण, समतल उत्तल दोनों, कौन सा होता है, कर्ण फेंक के मारिए कौन सा होता है। तो हम अभी बताए थे कि टॉर्च में कौन सा दर्पण लगा हुआ होता है, टॉर्च है घर में। आपके घर में कार है, नहीं है, बहुत दुख की बात है। टॉर्च है, वो भी नहीं है तो और दुख की बात है। और मेहनत कीजिए, पढ़िए, और 10-10 को टॉर्च खरीदिए। तो उसको जब आप देखिएगा तो उसमें धंसा हुआ प्रवर्तक सतह रहेगा, उसके बीच में एक बॉल लगा हुआ रहेगा, उसी से एकदम वो सारे क्या करता है अवतल दर्पण, जब उसके फोकस पे हम रख दिए कोई लाइट को, तो वो प्रवर्तक कर करके अवतल दर्पण सारे प्रकाश को सुई समांतर फेंकता है। तो वही तो चाहिए ना टॉर्च में, और गाड़ी के अग्रदीप में वही ना चाहिए कि सामने की ओर फेंके। तो ये किसका काम है, अवतल दर्पण का काम है। किसका काम है, अवतल दर्पण का काम। कब, कल परसों,
किसका काम है? अवतल दर्पण का। 25 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो गया ए, अवतल दर्पण का काम है। 25 नंबर क्वेश्चन हुआ खत्म। 25 के बाद देखिए 26 नंबर क्वेश्चन। 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये हुआ हमारा समतल दर्पण। देखिए गौर से देखिए, अभी अभी आप चेहरा देख करके आए होंगे, कितना सुंदर है आप। तो उसमें कह रहा है कि उसका फोकस दूरी क्या 100 सेंटीमीटर होगा, क्या 50 सेंटीमीटर होगा, क्या शून्य होगा? नहीं, इन्फिनिटी होगा। हमेशा के लिए याद रखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत बार कूद कूद के आया है, इसमें ईयर नहीं लिख पाए हैं जरूर, लेकिन बहुत बार कूद कूद के आया है कि समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है। क्या होती है? अनंत। आंसर नंबर ए, 26 का ए हो गया। 26 के बाद देखिए 27 नंबर क्वेश्चन। 27 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है? 27 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है अवतल दर्पण के सामने वस्तु को, अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखा जाए ताकि प्रतिबिंब उल्टा, वास्तविक और समान आकार का बने। अब मेरा बात दिमाग खोल लीजिए, कान खोल लीजिए, नाक खोल लीजिए, स्वेटर पहने हुए, कुल्फी पहने हुए, सब खोल लीजिए और बात सुनिए। कभी भी पूछे कि वस्तु को कहाँ रखें कि प्रतिबिंब समान आकार का बने, चाहे वो लेंस हो चाहे वो दर्पण हो, चाहे वो लेंस हो चाहे वो दर्पण हो, कभी भी पूछे कि वस्तु को कहाँ रखे कि प्रतिबिंब समान आकार का बने, तो चाहे वो लेंस हो चाहे वो दर्पण हो, मेरे बात को ध्यान से सुनिएगा, हमेशा टिक कीजिएगा एक बात पर कि वक्रता केंद्र पर, चाहे वो कोई भी दर्पण हो, ये हुआ हमारा वक्रता केंद्र, ये हुआ हमारा फोकस, इसकी दूरी को आर कहते हैं ना, त्रिज्या, कुछ भी हो, जब भी हम वक्रता केंद्र पर वस्तु को रखेंगे तो समान आकार का बनेगा और उल्टा बनेगा। तो चाहे लेंस हो चाहे दर्पण हो, जब भी ये क्वेश्चन आपके पास आए कि वस्तु को कहाँ पर रखे कि प्रतिबिंब जो है वस्तु के आकार का बने और उल्टा बने, तो याद रखना है वक्रता केंद्र पर। कहाँ पे? वक्रता केंद्र पर। अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखा जाए ताकि प्रतिबिंब उल्टा, वास्तविक और समान आकार का बने? वक्रता केंद्र पर रखने पर। कहाँ पे? वक्रता केंद्र पर। ये था हमारा 27 नंबर क्वेश्चन। 27 के बाद था 28। कह रहा है दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण उपयुक्त है? दाढ़ी बनाने के लिए अभी पीछे हम क्वेश्चन ये करवाए हैं, जो क्वेश्चन ये था कि हजामती के लिए कौन सा दर्पण, हजामती जब आप करवाने जाते हैं तो कौन सा दर्पण, अब ये क्वेश्चन कह रहा है कि दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण का उपयोग किया जाता है। और ये क्वेश्चन देखिए कितना बार कुदक कुदक करके आया है। 11, 15, 16, 21, 25, 26 लिख लीजिए। 26 में ये क्वेश्चन आने वाला है, लिख लिए? आने वाला है एकदम फटाक से लिख बताइए। 28 नंबर क्वेश्चन को बताइए, 28 नंबर क्वेश्चन को बताइए। लिख लिए ना? लिख लीजिए फटाक से, एकदम लिख लीजिए। 11 में आया था, 15 में आया था, 16 में आया था, 21 में आया था, अब लिख लीजिए 2026 में भी आएगा। लिख लिए? अब इसका आंसर बताइए कि दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण का यूज किया जाता है। याद रखना है अवतल दर्पण का यूज किया जाता है। दाढ़ी बनाने के लिए किस दर्पण का यूज किया जाता है? याद रखना है अवतल दर्पण का यूज किया जाता है। ये था हमारा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हमारा 29 नंबर क्वेश्चन, किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी f है, कोई बात नहीं बउआ, अवतल दर्पण है, फोकस दूरी f है और उसकी वक्रता त्रिज्या r है, कोई बात नहीं है, उसकी वक्रता त्रिज्या r है, तो कौन संबंध सही है? वही बात पूछ रहा है। f और r में, f और r को हम जाते जाते कहीं पे देखें साथ में तो पूछ रहे हैं कि उन दोनों में क्या संबंध है बतावा। तो याद रखना है, अगर नहीं ऐसे याद रहता है तो ऐसे याद रखना है। ये है अगर हमारा अवतल दर्पण, ये हमारा वक्रता केंद्र, ये है हमारा f, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी को हम लोग, यहाँ से यहाँ तक की दूरी को हम लोग r कहते हैं, यहाँ से यहाँ तक की दूरी को हम लोग f कहते हैं, स्मॉल वाला f, और ये वाला f जो है यहाँ से यहाँ तक दूरी के f के बराबर होता है, तो ये r जो है ये 2 f के बराबर होता है। टोटल जो है यानी वक्रता केंद्र तक की दूरी जो है ये r जो है ये 2f के बराबर होता है। r जो है 2f के बराबर होता है। आंसर नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा 29 का। बताइए कोई दिक्कत है? ये क्वेश्चन कुदक के आया है 21 में, आया है ना? ये क्वेश्चन पहले भी बहुत बार कुदक के आया है अलग अलग तरह से, इस बार भी पक्का कुदक के आया है। लिख लीजिए 26 में कुदक के आएगा ये क्वेश्चन कि r बराबर 2f। अब फॉर्मूला अगर थोड़ा सा नहीं याद है तो उसको ध्यान से देखिए, पिक्चर उक्चर के माध्यम से याद रखिए। अब पहुंच गए हम लोग फाइनल डेस्टिनी की ओर, जो कि है क्वेश्चन नंबर 30, और ये क्वेश्चन का आंसर बता करके आपको फटाक से देखना है कि क्या आप कितना सही किए हैं कितना गलत किए हैं। 30 नंबर क्वेश्चन कह रहा है उत्तल दर्पण में बना काल्पनिक प्रतिबिंब है। ये क्वेश्चन 21 में आया था, 21 के दोनों सीटिंग में आया था। उत्तल दर्पण में बना काल्पनिक प्रतिबिंब सीधा आवर्धित होगा, उल्टा आवर्धित होगा, सीधा हासित होगा, आपको कंफ्यूजिया के मार देगा। सबसे पहले तो कंफर्म है कि उत्तल दर्पण में काल्पनिक बना है, तो काल्पनिक तो सीधा बनेगा ही कंफर्म है, उल्टा तो नहीं होगा, सीधा होगा जरूर, सीधा होगा जरूर, सीधा। लेकिन सीधा एवं आवर्धित या सीधा एवं हासित,
सीधा एवं वर्धित या सीधा एवं हासित। हासित मतलब शायद होता है कि वस्तु से छोटा, तो यहाँ पे हम लोग इसको यूज करेंगे, किसको, इसको। सीधा एवं वस्तु से छोटा ही बनता है। और अगर आप ये चीज़ नहीं समझ पा रहे हैं, फटाक से मेरा वन शॉट के वीडियो में जाइए, उसमें हम एक एक करके बताए हैं कि अवतल दर्पण में कहाँ पे प्रतिबिंब बनता है, कैसा बनता है, कब छोटा बनता है, कब बड़ा बनता है, उसको देख लीजिए। टाइम है तो, नहीं है तो याद रखिए कि उत्तल दर्पण में कहा देगा काल्पनिक प्रतिबिंब। ये क्वेश्चन 21 में दोनों में, अभी लग रहा है कि 26 में भी पूछ दे। ये था हमारा 30 नंबर क्वेश्चन। 30 के बाद 31 नंबर क्वेश्चन को देखिए। कह रहा है किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। कौन सा दर्पण में हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है? एक ही को तो है, ये है ललना। उसी में हमेशा क्या होगा कि जब भी आप वस्तु कहीं पे रखते हैं तो प्रतिबिंब छोटे प्राप्त होगा। किसमें? समतल में तो नहीं होगा, क्योंकि वो बराबर एकदम देता है हमेशा। देखे होंगे आप लोग, देखे हैं ना? बताइए इसका आंसर। 31 नंबर का आंसर कमेंट में फेंक के मारिए। एक ही ललना है, ये है। कौन सा ललना? अवतल में तो बड़ा छोटा सब होता है, क्योंकि आप देखे होंगे पहले सिचुएशन था कि फोकस और धुर के बीच जब वस्तु को रख रहे थे तो काल्पनिक बन रहा था, वस्तु से बड़ा बन रहा था। लेकिन कह रहा है कि हमेशा वस्तु से छोटी ये बनेगा, तो ये किसका काम है? उत्तल का काम है। किसका काम है? उत्तल। उत्तल दर्पण में हमेशा वस्तु जो है, प्रतिबिंब जो है वस्तु से छोटा बनता है। ये था 31 नंबर क्वेश्चन। और अभी हम पूछना भूल गए हैं, आते हैं एक छोटा ऐड आ गया है। कौन सा ऐड है जो सुनिए। बताइए 20 से 30 तक में आपका कितना सही गया है? कमेंट में फेंक के मारिए। फिर टोटल बताइए कि 30 में आपका कितना सही गया है। अभी रिजल्ट आपका तय कर देते हैं। ये था हमारा 31 नंबर क्वेश्चन। 31 नंबर क्वेश्चन के बाद देखिए 32 नंबर। कह रहा है अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी कैसी होती है? ये क्वेश्चन और उत्तल दर्पण की फोकस दूरी कैसी होती है, ये क्वेश्चन, ये दोनों क्वेश्चन एकदम इंपॉर्टेंट है, हमेशा पूछा जाता है। इस बार भी हो सकता है घुमा करके पूछ दे। चूंकि नीतीश कुमार इस बार जीत गए हैं तो खुश होंगे, तो इस बार भी क्वेश्चन हल्के रहेगा, टेंशन नहीं लेना है। वो बहुत खुश हैं, इतना खुश हैं कि आपको फ्री में पास कर देंगे। ऐसा ऐसा क्वेश्चन देंगे लॉलीपॉप के, एकदम बनाइए और एकदम मार्कशीट लेके जाइए 400 प्लस नंबर का। ठीक है, तो ये खुशी है इस बात का, जीते हैं अगर वो तो वो जीते हैं तो आपको भी खुश जरूर करेंगे, टेंशन मत लीजिए। 10-10 हज़ार रुपये देकर वोट खरीद लिए यार, तो आपको भी वो खरीद लेंगे जरूर। एकदम इतना नंबर लाइएगा, खुश हो जाएगा। हमारे बिहार के बच्चे इतना पढ़ रहे हैं कि एकदम एक बार नासम पहुंच जाएंगे। अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है धनात्मक, ऋणात्मक, कभी ऋणात्मक तो कभी धनात्मक या शून्य। फोकस दूरी एक ही होगा, या तो धनात्मक होगा या तो ऋणात्मक होगा। तो हम बताए थे कि उत्तल दर्पण की जब बात होगी तो उत्तल दर्पण का फोकस दूरी धनात्मक होता है, और अवतल दर्पण की जब बात होगी तो अवतल दर्पण का फोकस दूरी क्या होगा? निगेटिव होगा। क्यों? क्योंकि देखो इसको, अवतल दर्पण को अगर नहीं याद रहता ये क्वेश्चन तो ध्यान से देखो, ये हमारा अवतल दर्पण, और ध्यान से देखो ये हमारा उत्तल दर्पण, उत्तल, और ये है हमारा अवतल। तो इसका फोकस दूरी इधर होता है, एफ होता है ना, इधर एफ सी, उसके बाद एफ के बाद होता है सी, और इसका फोकस दूरी इधर होता है एफ। अब आपको क्या एक्स एच वाई एच पता है? तो अगर हम यहाँ पे बना देते हैं, ये हमारा वाई एच, ये हमारा वाई एच, और ये हमारा एक्स एच, ये हमारा वाई एच, और ये हमारा एक्स एच बना दिया। तो इसमें बताइए इधर होता है क्या? पॉजिटिव। इधर होता है क्या? पॉजिटिव। इधर होता है क्या? निगेटिव। तो बताइए दर्पण के इधर है फोकस दूरी किसका? उत्तल का, तब पॉजिटिव ना होगा। और दर्पण के इधर है, इधर, तो इधर तो निगेटिव ना होता है। एक सच, इधर पॉजिटिव होता है और इधर निगेटिव होता है, तो फोकस दूरी निगेटिव होगा। तो निगेटिव किसका काम है? निगेटिव अवतल का काम है। पॉजिटिव किसका काम है? पॉजिटिव उत्तल का काम है। फोकस दूरी आए, तो यानी कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या हो जाएगा? ऋणात्मक हो जाएगा। पेशेंस रखिए, आंसर बताइए, फिर बताइएगा अपना स्कोर कि कितना सही किए हैं आप। कोई क्वेश्चन छूट तो नहीं रहा है? 32 के बाद 33 नंबर क्वेश्चन, कोई दिक्कत है? हाँ, कोई दिक्कत है तो कमेंट में फेंक के मारिए। कह रहे गोलीय दर्पण का प्रवर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास क्या कहलाता है? गोलीय दर्पण का जो वृत्ताकार पृष्ठ, ये वाला जो है वृत्ताकार पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा, ये वाला वृत्ताकार सीमा, इसकी व्यास क्या कहलाता है? 18 में भी कूद के आ गया था, 22 में भी आ गया था, हो सकता है 26 में भी कूद के आ जाए। मुख्य फोकस, प्रधान अक्ष, वक्रता त्रिज्या, या गोलीय दर्पण का द्वारक? आपको क्या लगता है? हमको लगता है कि दर्पण का द्वारक कहते हैं। आप बताइए आंसर क्या होगा? 33 का आंसर फटाक से कमेंट में फेंक के मारिए। बिल्कुल यही होगा, दे रहे हैं ना कमेंट? बिल्कुल। क्या हो जाएगा हमारा आंसर? डी हो जाएगा, गोलीय दर्पण का द्वारक। किसको कहते हैं? गोलीय दर्पण के द्वारक को कहते हैं। ये था हमारा 33 नंबर क्वेश्चन अगर आपका हो गया हो तो अब देखिए 34 नंबर क्वेश्चन। 34 नंबर क्वेश्चन आ गया है कि दर्पण सूत्र क्या होता है। दर्पण सूत्र आपको याद रखना है ना। आ जाइए हमारे पास, फॉर्मूला होता है 1/v + 1/u बराबर 1/f, जिसमें f क्या हो गया? फोकस दूरी, या f क्या हो गया? फोकस दूरी, u क्या हो गया? वस्तु दूरी, v क्या हो गया?
प्रतिबिंब दूरी, याद रखिएगा 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। किसमें दिख रहा है 1/f प्लस 1/v बराबर 1/u, या फिर 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। आंसर हमारा क्या हो जाएगा ए, 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा हमारा ए। दर्पण सूत्र ये याद रखिएगा 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f, दर्पण सूत्र याद रखना है। 34 नंबर क्वेश्चन हो गया। 34 के बाद देखिए हमारा 35 नंबर क्वेश्चन करा, एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी पॉजिटिव दे दिया है, तो कौन सा दर्पण होगा, किसका दर्पण पॉजिटिव होता है, तो हम तो बता दिए थे पॉजिटिव होता है इसका, उत्तल का, उत्तल दर्पण का पॉजिटिव है। तो इस गोलीय दर्पण कैसा है आप बताइए, हम तो आंसर बता ही दिए हैं। एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, तो यह गोलीय दर्पण कौन सा होगा। बस आपको फोकस से पहचानना है, अगर आपको बस फोकस से पहचानना है कि वो दर्पण कैसा है, तो सिंपल याद रखना है कि अगर फोकस दूरी निगेटिव हो गया, तो अगर फोकस दूरी निगेटिव हो गया तो वो हो गया हमारा अवतल दर्पण। अगर फोकस दूरी पॉजिटिव हो गया, अगर फोकस दूरी पॉजिटिव हो गया वो हमारा हुआ उत्तल दर्पण। कौन सा हो गया, उत्तल दर्पण। तो एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी प्लस 20 सेंटीमीटर है, तो एक गोलीय दर्पण कौन सा होगा, पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव है तो कौन सा दर्पण हो जाएगा, उत्तल दर्पण हो जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन के बाद देखिए 36 नंबर क्वेश्चन। 40 तक जैसे ही हम लोग पहुंचेंगे फटाक से अपना रेशियो बताइएगा कि इस 10 में आपका कितना सही गया, फिर बताइएगा कि टोटल 40 में आपका कितना सही गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस दर्पण की फोकस दूरी चिन्हों की परिपाटी के अनुसार ऋणात्मक मानी जाती है। कौन सा दर्पण की फोकस दूरी जो है ऋणात्मक मानी जाती है, किस दर्पण की फोकस दूरी चिन्हों की परिपाटी के अनुसार ऋणात्मक मानी जाती है। ऑप्शन अगर इस तरह से रहे समतल, अवतल, उत्तल, इनमें से कोई नहीं होगा नहीं। अब बताइए ये दोनों ऑप्शन के अनुसार कौन सा होगा। 36 नंबर का आंसर फटाक से फेंक के मारिए, याद रखिएगा अवतल बस। 36 नंबर क्वेश्चन के बाद देखिए 37 नंबर क्वेश्चन। 37 में पूछ रहा है आपसे कि अवतल दर्पण में आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु को कहाँ रखा जाता है। हम क्या बताए थे कि अवतल दर्पण में मात्र एक ही ऐसा सिचुएशन है जब काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा। अवतल दर्पण में मात्र एक ही ऐसा सिचुएशन है जब हमारा प्रतिबिंब काल्पनिक बनेगा। यहाँ पे ध्रुव P हो गया, यहाँ पे फोकस हो गया, यहाँ पे वक्रता केंद्र हो गया। कहाँ पे वस्तु को रखे थे तो काल्पनिक बना था, कहाँ पे, तो याद रखना है आपको कि यहाँ पे ध्रुव पे और फोकस के बीच में रखे थे, ध्रुव के और फोकस के बीच में, फोकस पर नहीं। पहले कौन ऑप्शन नहीं होगा इसको भी देख लिया कीजिए, फोकस पर नहीं, वक्रता केंद्र से नहीं, वक्रता केंद्र और फोकस नहीं, फोकस और ध्रुव के बीच। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। 37 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 37 के बाद देखिए 38 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब मिल सकता है। यहाँ पे आपका 3 ऑप्शन दिया है, कौन, समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण। और कह रहा है किस दर्पण द्वारा आभासी प्रतिबिंब मिलेगा, किसके द्वारा आभासी मिलेगा, समतल के द्वारा, उत्तल के द्वारा, अवतल दर्पण से, या इनमें से सभी से। आभासी पूछ रहा है, आभासी। तो अगर किसी भी दर्पण में एक भी सिचुएशन में आभासी बन रहा है तो वो भी इस कैटेगरी में आ जाएगा। अगर कोई ऐसा दर्पण है जिसमें ज्यादातर काल्पनिक बन रहा है, ज्यादातर वास्तविक बन रहा है, लेकिन एक भी सिचुएशन ऐसा है जब उसमें प्रतिबिंब हमारा अगर आभासी बन रहा है, तो ये इस कैटेगरी में आ जाएगा। तो सबसे पहली बात, समतल में तो काल्पनिक बनता ही है, उत्तल में भी काल्पनिक बनता है, और अवतल में भी एक सिचुएशन ऐसा होता है जब काल्पनिक बनता है। यानी आंसर हमारा क्या हो जाएगा, इनमें से सभी। 38 का आंसर क्या हो जाएगा, डी, इनमें से सभी। समतल में भी बनता है, उत्तल में तो बनता ही है, अवतल में जब वस्तु ध्रुव और फोकस के बीच में होता है तो हमारा प्रतिबिंब कैसा बनता है, आभासी, यानी कि काल्पनिक बनता है। 38 नंबर क्वेश्चन के बाद देखिए 39 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर के अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होगी। फोकस दूरी दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर अवतल दर्पण है। सबसे पहली बात अवतल दर्पण है, तो अवतल दर्पण है तो निगेटिव होगा, ठीक है। यहाँ पे निगेटिव नहीं दिया है, ऑप्शन में गड़बड़ाया है। अगर दिया हुआ रहता तब आप निगेटिव लेकर के चलते तो अच्छा रहता। तो फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, तो वक्रता त्रिज्या क्या होगी, तो आर क्या होगा, तो आर बराबर 2f होता है, 20 गुने 2 तो क्या हो जाएगा 40। आंसर हमारा कौन हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 40 सेंटीमीटर, 39। आंसर क्या हो जाएगा 40 सेंटीमीटर। तो अगर इसमें ऑप्शन में अगर दिया हुआ रहता
+40 और -40, तो हम लोग -40 को लगाते हैं। क्यों? क्योंकि ये फोकस दूरी जो ये 20 सेंटीमीटर दिया है, ये 20 नहीं बल्कि -20 होगा। -20 होगा, r बराबर 2f होगा, -20 गुणित 2 करेंगे तो -40 सेंटीमीटर करेंगे। तो ये कब ध्यान देंगे हम लोग? जब ऑप्शन में माइनस दिया हुआ रहेगा तब। सिर्फ प्लस दिया हुआ है तो हम लोग प्लस को चुपचाप लेकर के चलेंगे, 20 गुणित 40 यानी कि 40 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान तब देना है। अब ये चौथा राउंड का क्वेश्चन नंबर 40 हो गया। अब यहाँ से आपका आप खुद का रेशियो बताइए कि 40 क्वेश्चन में आप सबसे पहले तो 30 से 40 में कितना सही हुआ, इसका रेशियो। दूसरा, अब ये बताइए कि अभी तक 1 से 40 में आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ है। क्वेश्चन है हमारे पास, आँख नाक गला के चिकित्सा। आँख नाक कान मुंह नाक कान जब भी आप जाइएगा तो दिखाने के लिए, तो वहाँ पे जो दर्पण का उपयोग किया जाता है वो कौन सा दर्पण रहता है? क्या उत्तल होता है, क्या समतल होता है, क्या अवतल होता है, कौन सा दर्पण होता है? ये क्वेश्चन हमको लगता है बहुत बार रिपीट हुआ है। पीछे भी इस क्वेश्चन को घुमा घुमा करके अलग तरीका से पूछा जा चुका है। इस क्वेश्चन को घुमा घुमा करके पीछे भी बहुत बार पूछा जा चुका है। हाँ, पीछे लगता है दो से तीन बार पूछा जा चुका है। 2 से 3 बार पूछा जा चुका है। ऑप्शन में हम थोड़ा सा गड़बड़ी करते हैं। कौन सा गड़बड़ी? ये ऑप्शन जो है हमारा बी 2 नहीं, ये सी है हमारा, ये है हमारा सी। अब बताइए ऑप्शन के अनुसार हमारा आंसर कौन सा होगा। क्वेश्चन है कि आँख नाक गला के चिकित्सा द्वारा उपयोग में लाया जाने वाला दर्पण कौन सा है? उत्तल समतल अवतल, इनमें से कोई नहीं। कौन सा होगा याद रखना है। कौन सा दर्पण? अवतल दर्पण। आँख नाक कान मुंह गला दांत जो भी दिखाना है जाकर के दिखाइए डॉक्टर से, कोई दिक्कत नहीं है। तो कौन सा दर्पण यूज करेगा? अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण यूज होता है उसमें? अवतल दर्पण यूज होता है। ये था हमारा 40 नंबर क्वेश्चन। 40 के बाद है 41 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है उत्तल दर्पण में आवर्धन का महत्तम मान है। उत्तल दर्पण में, किसमें? उत्तल दर्पण में। उत्तल दर्पण में आवर्धन का अधिकतम मान कितना हो सकता है? सबसे पहली बात, उत्तल दर्पण में हम क्या बोले थे कि हमेशा जो है वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है। किसमें? उत्तल दर्पण में। उत्तल दर्पण में जो है प्रतिबिंब हमेशा वस्तु से छोटा बनता है। ये बात याद रहेगा। अगर हम क्या बोले थे, समतल दर्पण में कैसा उसका आवर्धन कितना होता है? समतल में अगर हम बोले थे कि समतल में आवर्धन जो है वो +1 बोले थे, तो यानी कि वो बराबर बन रहा था। वस्तु के जब बराबर बनेगा तो आवर्धन 1 होगा, लेकिन 1 से जैसे ही छोटा हुआ यानी कि वस्तु से के आकार से छोटा बन रहा है प्रतिबिंब का आकार, वस्तु के आकार से प्रतिबिंब का आकार छोटा बन रहा है, तब हमारा आवर्धन का मान 1 से कम होगा। और समतल में बराबर होता है वस्तु का आकार प्रतिबिंब के आकार से, इसलिए आवर्धन का मान 1 होता है। तो हम तो अभी आपको हिंट दे रहे हैं, उत्तल दर्पण में आवर्धन का मान, उत्तल दर्पण में वस्तु से प्रतिबिंब छोटा बनता है तो आवर्धन का मान 1 से छोटा होगा। 1 से छोटा कौन सा है? 2 है 1 से छोटा, 1 है 1 से छोटा, अनंत है 1 से छोटा नहीं। 1/2 हमारा आंसर हो जाएगा। आंसर नंबर सी 1/2। 41 के बाद देखिए 42 नंबर क्वेश्चन। रेशियो आप 40 नंबर क्वेश्चन पे जरूर भेज दीजिएगा कि हाँ इतना में इतना सही गया, इतना में इतना सही गया, फटाक से। अब बताइए कि अवतल लेंस द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब होता है। अब देखिए, जैसे कि कोई सामने में अगर है, ऑफलाइन क्लास है, वहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो अपने मुंह से बोलते हैं कि हाँ ये होगा आंसर, ये होगा, इससे रिवाइज होता है। तो ऑनलाइन में तो अभी बोलिएगा तो ठीक है, वो रिपीट कीजिएगा खुद से तो याद होगा, लेकिन उसके अलावा अगर आप अपने अंगुलियों का यूज थोड़ा सा कर देते हैं टाइप करके कमेंट में कि हाँ इतना, इससे इतना आंसर है, इतना आंसर है, ये है, ये है, ये है, जो भी रेशियो पूछते हैं बता देते हैं, तो उससे क्या होगा, दिमाग में एक सिग्नल जाएगा कि हाँ ये हम टाइप किए थे। कि क्या टाइप किए थे? कि अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब होता है छोटा सीधा आभासी, इनमें से सभी क्या होता है? छोटा होता है, सीधा होता है, आभासी होता है, इनमें से सभी होता है। क्या होता है? अवतल लेंस में। उत्तल दर्पण में जैसा होता है वैसा ही अवतल लेंस में होता है। बताइए, अब इतना हिंट दे दिए तो आपको बता देना है हम क्या बोले हैं। अब एक कंफ्यूजन दूर कर करके एक चीज आपको याद रखना है कि उत्तल दर्पण का हर एक चीज अवतल लेंस में होगा। हर एक जैसे उत्तल दर्पण में होता है वैसे ही अवतल लेंस में होगा। और इसी के विपरीत जैसा जैसा हर एक चीज अवतल दर्पण में होगा वैसा ही हर एक चीज उत्तल लेंस में होगा। ये दोनों का कॉम्बिनेशन है। जो अवतल दर्पण में हम लोग पढ़े हैं सेम वही अवतल लेंस में पढ़ना होता है। और जो अवतल दर्पण में ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग प्रतिबिंब बनाए हैं, लेंस में जाते ही हम लोग उत्तल लेंस में ज़्यादा से ज़्यादा प्रतिबिंब बनाते हैं। तो अगर हम यहाँ पे अवतल लेंस के जगह पे उत्तल दर्पण बोलते कि उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा होता है, तो सबसे पहली बात तो आभासी होता है, ठीक है, छोटा होता है, ठीक है, हमेशा छोटा होता है बोले ना। उसके बाद छोटा होता है, सीधा, आभासी होता है तो सीधा होगा करेगा, तो तीनों होगा।
तो सेम वही बात अवतल लेंस में होगा, जो उत्तल दर्पण में होगा वही अवतल लेंस में भी होगा, तीनों होगा, छोटा भी होगा, सीधा भी होगा, भाषी भी होगा। कंफ्यूज नहीं होना है, जो ये लिखे हैं ना बहुत इंपॉर्टेंट है। जो जो काम उत्तल दर्पण में होगा वही वही अवतल लेंस में होगा, और जो जो अवतल दर्पण में होगा वही वही उत्तल लेंस में होगा। इस तरह से दोनों का कॉम्बिनेशन है, गड़बड़ाना नहीं है, याद रखना है। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 42। जैसे ही पहुंचेंगे 50 पे फटाक से आप अपना बताइएगा। 43 नंबर क्वेश्चन को देखिए, कह रहा है यदि अवतल दर्पण का निचला आधा भाग टूट जाए, मान लीजिए ये है हमारा अवतल दर्पण, मान लीजिए क्या अवतल दर्पण है ये है। अब इस अवतल दर्पण का ये प्रधान अक्ष हो गया और निचला आधा हिस्सा अगर टूट गया, तब प्रतिबिंब कैसा बनेगा? सीधा बनेगा, आधा बनेगा, कम तीव्र बनेगा, या इनमें से कोई नहीं? आपको क्या लगता है? सीधा बनेगा? आपको क्या लगता है? आधा बनेगा? आपको क्या लगता है? कम तीव्र बनेगा, या इनमें से कोई नहीं? 43 का आंसर बताइए कमेंट में। याद रखना है, आप अगर ऑप्शन से ही निकालना चाहते तो आप निकाल सकते थे कि जब जो हमारा दर्पण था वो टूट गया तो कम तीव्र बनेगा। कैसे बनेगा? कम तीव्र बनेगा। ये था 43 के बाद 44 नंबर क्वेश्चन। फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर के अवतल दर्पण द्वारा, एक अवतल दर्पण है जिसकी फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, उसका आवर्धन धनात्मक होगा यदि वस्तु दूरी का मान। अब कह रहा है, देखिए इस क्वेश्चन को कितना गहराई से, अगर आप गहराई से सोच पाते हैं तभी ये क्वेश्चन बना पाइएगा, और हम अभी जो बता रहे हैं ध्यान से अगर देख लेते हैं तो आप गहराई से सोचना समझ जाइएगा कैसे होता है। कह रहा है फोकस दूरी अवतल दर्पण है, ठीक है, देख लो ये है हमारा अवतल दर्पण। तो इस अवतल दर्पण में यहाँ हो गया हमारा F, यहाँ हो गया हमारा C, यहाँ से यहाँ तक की दूरी F, यहाँ से यहाँ तक की दूरी स्मॉल f, फोकस दूरी। तो कह रहा है फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर, यानी कि P है यहाँ ध्रुव से लेकर के फोकस की दूरी 10 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर है फोकस दूरी। 10 सेंटीमीटर के अवतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन धनात्मक होगा। तो आवर्धन धनात्मक होगा इसका मतलब पता है क्या है? आवर्धन धनात्मक कब होगा? आवर्धन हमेशा तभी धनात्मक होगा जब प्रतिबिंब जो है, प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बना हो। दर्पण के पीछे बना हुआ के मतलब क्या कि काल्पनिक बना हो। हाँ, तो इस स्थिति में फोकस दूरी क्या पॉसिबल है? 10 से अधिक, 20 से अधिक, इससे तो कोई लेना देना ही नहीं है। 10 से अधिक, 10 से कम, या इनमें से कोई नहीं। क्या होगा? ACD में क्या होगा? 44 नंबर क्वेश्चन को बताइए। तो हम क्या बोल रहे हैं कि प्रतिबिंब अगर फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है तो अवतल दर्पण द्वारा आवर्धन जो है धनात्मक है। ये चीज बता रहा है कि प्रतिबिंब जो है वो पॉजिटिव बना है। समझ रहे हैं? बहुत गहराई से क्वेश्चन, ये बहुत एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, शायद ये LLP में पूछा या फिर जो एग्जाम होता है ग्रुप D उसमें पूछा गया क्वेश्चन है कि फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर के अवतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन धनात्मक होगा यदि वस्तु दूरी मान क्या होगा। तो एक बात बताइए, जैसे ही बोला है ना कि आवर्धन धनात्मक होगा, तो इस यहाँ से ये चीज सोचना है कि आवर्धन धनात्मक कब होता है? तो आवर्धन धनात्मक तभी होगा जब हमारा प्रतिबिंब काल्पनिक बनेगा। और अवतल दर्पण में काल्पनिक प्रतिबिंब एक ही सिचुएशन में बनता है। कौन सा सिचुएशन में? जब P और F के बीच में वस्तु रखा गया हो। तो अगर हम 10 से आगे रखेंगे तो वो तो F के बाद हो जाएगा, या फिर 10 पे ही रखेंगे तो वो तो F पर हो जाएगा, जो कि वस्तु पे प्रतिबिंब बनाएगा। लेकिन अगर हम P और F के बीच में ही रखेंगे, तभी P और F अवतल दर्पण में P और F के बीच में ही वस्तु रखेंगे, तभी हमारा प्रतिबिंब जो है काल्पनिक बनेगा और उसका आवर्धन धनात्मक होगा, यानी कि 10 से कम होगा। इसका आंसर क्या होगा? 10 से कम। यहाँ से इधर ही, यहाँ से इधर ही, इधर नहीं रख सकते हैं, वो भी P और F के बीच में। ये बहुत गहराई से सोच करके क्वेश्चन बनाया गया है, और ये क्वेश्चन कंपटीशन लेवल तक बहुत बार पूछा गया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, हमेशा याद रखना है। 44 नंबर क्वेश्चन हो गया। 44 के बाद 45 नंबर क्वेश्चन को देखिए। कह रहा है फोकस से ध्रुव की ओर आने वाली अवतल दर्पण का आवर्धन का मान क्या होगा? अवतल दर्पण है, ठीक है, अवतल दर्पण है, ठीक है, अवतल दर्पण है। कह रहा है कि एक अवतल दर्पण है और उस अवतल दर्पण में यहाँ पे हो गया P, यहाँ पे हो गया F, यहाँ पे हो गया C। फोकस से ध्रुव की ओर आएंगे, फोकस से ध्रुव की ओर आएंगे, तो आवर्धन का मान बढ़ेगा कि घटेगा? जो बताइए, आवर्धन का मान बढ़ेगा कि घटेगा? तो याद रखिएगा, फोकस से ध्रुव की ओर आएंगे तो आवर्धन की मान बढ़ेगा। बोले तो जितना इधर जाएंगे प्रतिबिंब उतना बड़ा बनेगा, और प्रतिबिंब जितना बड़ा बनेगा आवर्धन उतना बढ़ेगा। जितना इधर जाएंगे फोकस मतलब कि ध्रुव से इधर आएंगे उतना जो है प्रतिबिंब छोटा बनेगा, और छोटा बनेगा तो आवर्धन का मान घटेगा। तो फोकस से अगर ध्रुव की ओर इधर जाएंगे तो हमारा जो
आवर्धन का मान है वो क्या होगा, बढ़ता है। 45 का ऑप्शन नंबर ए हो गया। 45 के बाद देखिए 46 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, एक अवतल दर्पण के प्रधान अक्ष, एक अवतल दर्पण के प्रधान अक्ष पर चलती चींटी का प्रतिबिंब सीधा है। कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण है, ठीक है। और चींटी जो है सीधा बना है, इसका मतलब पता है क्या है, कि वो फोकस से चला होगा, फोकस से चला होगा और धुर पे गया होगा। क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जाकर के आप लॉन्ग वीडियो में भी एकदम डिटेल से देख सकते हैं, लेकिन अभी जितना बता रहे हैं उतना में समझने का कोशिश कीजिए। अवतल दर्पण में मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि फोकस और धुर के बीच ही मात्र जब हम प्रतिबिंब बनाएंगे वस्तु को रख करके, फोकस और धुर के बीच में ही जब हम वस्तु को रखेंगे तो इसका प्रतिबिंब सीधा बनेगा और वस्तु से बड़ा बनेगा और काल्पनिक बनेगा। इसके अलावा कहीं भी रखिए सीधा नहीं बनेगा, ना ही वस्तु से बड़ा बनेगा, ना ही ये काल्पनिक बनेगा। तो कह रहा है एक अवतल दर्पण के प्रधान अक्ष पर चलती गई चींटी, अभी देखिए 2024 में चींटी चलाया था, हो सकता है अभी खोटवा चला दे, हो सकता है चूहा चला दे, कुछ भी कर दे, तो ये एक टाइप समझ जाइएगा तब बना लीजिएगा। चलती चींटी का प्रतिबिंब सीधा है, सीधा है तथा बढ़ता जा रहा है, तो चींटी की गति की दिशा क्या होगा। तो अभी पीछे भी एक क्वेश्चन हम बताए थे, उसमें क्या बताए थे कि अगर फोकस से धुर की ओर बढ़ेंगे, फोकस से धुर की ओर बढ़ेंगे तो प्रतिबिंब का जो साइज होगा वो बढ़ेगा, प्रतिबिंब का जो ऊंचाई होगा वो बढ़ेगा। लेकिन अगर धुर से फोकस की ओर आएंगे तो घटेगा। तो इसमें क्या कह रहा है कि प्रतिबिंब सीधा है तथा बढ़ता जा रहा है, तो चींटी का गति की दिशा किधर होगा, तो चींटी का गति का दिशा होगा फोकस से धुर की ओर। 46 का क्या आंसर हो जाएगा, 46 का कमेंट में फेंक मारिए, अब तो बता दिए हैं। फोकस से धुर की ओर कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी है, फोकस से धुर की ओर। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 46 का। 50 तक पहुंचेंगे तो आप बताइएगा अपना रेशियो कितना सही गया है। उसके बाद हमारा देखिए 47 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, किसी बिंब का वास्तविक प्रतिबिंब समान आकार का प्राप्त करने हेतु बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखा जाए। स्टार्टिंग में ही, शुरू में ही हम ये क्वेश्चन का आंसर आपको बता दिए थे कि लेंस हो या दर्पण हो, अगर हम लोगों को समान आकार का प्रतिबिंब चाहिए तो मात्र एक ही ऐसा सिचुएशन है जब समान आकार का प्रतिबिंब मिलेगा, और वो सिचुएशन था हमारा वक्रता केंद्र। अगर हम वक्रता केंद्र पर वस्तु को रखेंगे, अगर हम वक्रता केंद्र पर वस्तु को रखेंगे तब हमारा प्रतिबिंब का साइज और वस्तु का साइज इक्वल होगा। और इसके अलावा कहीं भी रखिए तो प्रतिबिंब का साइज वस्तु के साइज यानी बिंब के साइज का इक्वल नहीं होगा। याद रहेगा, एकदम दिमाग में अंदर कर लीजिए, इस बात को दिमाग के अंदर डाल लीजिए, इस बात को जो हम बोलना चाह रहे हैं। और ये बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, लिख लीजिए, 26 में पूछेगा कि जब कोई वस्तु को कहाँ पे रखें तो प्रतिबिंब का साइज और वस्तु का साइज बराबर होगा, तो सिंपल में याद रखना है वक्रता केंद्र पर। वक्रता केंद्र पर ही एक ऐसा सिचुएशन है जब हम वस्तु को रखेंगे, चाहे वो लेंस हो चाहे वो मिरर, लेंस हो मिरर हो, लेंस हो मिरर हो, दोनों में लेंस हो मिरर हो, दोनों में, इसीलिए हम बोल देते हैं क्लियर, ताकि आप इस बात को याद रख पाए। वक्रता केंद्र पर रखेंगे तो प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा, नहीं तो नहीं। ये था हमारा 47 के बाद देखिए 48 नंबर क्वेश्चन। 48 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, एक उत्तल लेंस होता है, उत्तल लेंस कैसा होता है, उत्तल होता है, उत्तल, उत्तल ऐसा होता है उत्तल लेंस, और ये होता है अवतल, अवतल ऐसा होता है अवतल। तो उत्तल लेंस का बनावट क्या है कि सभी जगह समान होता है, नहीं, बीच की अपेक्षा किनारों में मोटा, बीच की अपेक्षा किनारों में मोटा तो अवतल होता है, ये भी नहीं होगा। किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा, किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होता है। ये हमारा आंसर नंबर क्या हो जाएगा, सी। 48 का आंसर क्या हो जाएगा, सी। 48 का आंसर सी। क्या कह रहा है, किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होता है, किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होता है। 48 नंबर का हो गया। 48 के बाद देखिए 49 नंबर क्वेश्चन। 49 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। कौन ऐसा लेंस है जिसमें सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, कौन ऐसा दर्पण था, कौन ऐसा दर्पण था। अभी कॉम्बिनेशन हम बताते हैं, आपको मजा आ जाएगा, एकदम कंफ्यूज भी नहीं होइएगा। और दर्पण और लेंस जो भी क्वेश्चन पूछेगा गर्दा उड़ा दीजिएगा, खाली आप मेरी बात सुन लीजिए। हम क्या बोले थे कि जो काम उत्तल दर्पण में हुआ है वही सेम चीज अवतल लेंस में होगा, दोनों में। और जो काम अवतल दर्पण में हुआ था वही काम उत्तल लेंस में होगा।
अब बताइए, दर्पण का तो आपको याद होगा कि कौन से दर्पण में हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता था। तो आप कहिएगा उत्तल दर्पण में। कौन सा दर्पण में? उत्तल दर्पण में। तो उत्तल दर्पण में बनता था ना, ये पूछ रहा है लेंस में, तो उत्तल दर्पण जैसा सेम कौन है? अवतल लेंस। आंसर क्या हो जाएगा? बी। 49 का आंसर क्या हो जाएगा? बी। बताइए, कोई दिक्कत है? किसी प्रकार का दिक्कत है इसमें? कह रहा है किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, तो याद रखना है अवतल लेंस के द्वारा। अगर दर्पण पूछेगा उत्तल दर्पण, लेंस पूछेगा अवतल लेंस। समझ में आया? ये दोनों अपना कैटेगरी का है, ये दोनों अपना कैटेगरी का, नाम अलग अलग है लेकिन लेंस और दर्पण में बात एक ही है। 49। 50 नंबर क्वेश्चन। 50 नंबर क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस बार के सेंटअप एग्जाम में भी ये क्वेश्चन पूछा है। सेंटअप का साइंस का, सेंटअप का साइंस का आप देख लीजिए क्वेश्चन निकाल करके, उसमें भी पूछा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो जब आप कंपटीशन लेवल का अगर तैयारी कीजिएगा, उस लेवल के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा पूछा जाता है। यहाँ 50 का आंसर आप बताइए फटाक से क्या होगा, और उसके बाद आप अपना रेशियो बताइए कि 40 से 50 में 10 में कितना कुछ सही आया और 1 से 50 में कितना सही आया। 40 से 50 में आपका कितना सही आया जो बताइए, और 1 से 50 में कितना सही आया जो बताइए। फर्स्ट चैप्टर का हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चन कर चुके हैं, जो कि बहुत बार पूछा जा चुका है और इस बार भी संभावना है पूछने का। बताइए कितना सही गया है 40 से 50 में और 1 से 50 में। अब याद रखना है कि एक एंगस्ट्रॉम का मान जो है 2016 में पूछा था, अभी 16, 10, 26 में भी पूछेगा, लिख लीजिए कहीं पे। सेंटअप एग्जाम में भी पूछा है ये क्वेश्चन। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 10 के पावर माइनस 10 मीटर। एक एंगस्ट्रॉम का मान किसके बराबर होता है? 10 के पावर माइनस 10 मीटर के बराबर होता है। एक एंगस्ट्रॉम का मान किसके बराबर होता है? 10 के पावर माइनस 10 मीटर के बराबर होता है। अगर आप 50 नंबर क्वेश्चन को बना पाए होंगे, तो अब बताइए 51 नंबर क्वेश्चन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि हमको स्टार्टिंग में ही पूछ लेना चाहिए था। क्वेश्चन है कि निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है। सब सेम है, कोई अलगे नहीं है, सब एक जैसा दिखेगा आपको। एक जैसा दिख रहा है। 3 गुणे 10 पावर 8 मीटर पर सेकंड, 3 गुणे 10 पावर 8 सेंटीमीटर पर सेकंड, 3 गुणे 10 पावर 8 किलोमीटर पर सेकंड। बताइए तीनों में से आंसर कौन सा होगा? कमेंट में आंसर फेंक के मारिए कि निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है। हमेशा याद रखना है 3 गुणे 10 पावर 8 मीटर पर सेकंड होता है। 3 गुणे 10 पावर 8 मीटर पर सेकंड होता है। अगर इसको किलोमीटर में बदलेंगे तो 10 पे पावर 3 से भागा देंगे, जो कि अगर किलोमीटर में होगा तो 3 गुणे 10 पे पावर 5 किलोमीटर पर आवर होगा। पर सेकेंड होगा, आवर नहीं, पर सेकेंड होगा। क्या होगा? 3 गुणे 10 पे पावर 5 किलोमीटर पर सेकेंड होगा। ठीक है, तो ये कब होगा? जब हम इसको हम लोग किलोमीटर में बदलेंगे तो ये पावर घट जाएगा 3, क्योंकि 1000 से भागा देंगे ना। ठीक है, लेकिन ये दिया गया है मीटर पर सेकंड में, तो 10 पावर 8 जो है मीटर पर सेकंड में होता है। याद रखना है 3 गुणे 10 पावर 8 मीटर पर सेकंड होता है। याद रहेगा, 3 गुणे 10 पावर 8 मीटर पर सेकंड होता है। याद रहेगा, 3 गुणे 10 पावर 8 मीटर पर सेकंड होता है। ये था 51 नंबर क्वेश्चन। 51 नंबर क्वेश्चन के बाद देखिए 52 नंबर क्वेश्चन। एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर। कौन सा लेंस है? उत्तल लेंस। उत्तल लेंस का फोकस दूरी कैसा होता है? उत्तल लेंस का फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर दिया गया है, तो इसकी क्षमता क्या होगी? अच्छा, इसकी क्षमता पूछ रहा है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, पावर पूछ रहा है, डायोप्टर में होगा। 1/f होता है, 1/f होता है, लेकिन f जो है ये मीटर में होना चाहिए। बात ये है कि f जो है मीटर में होना चाहिए। तो 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है, 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो 20 सेंटीमीटर को अगर हम लोग मीटर में बदलेंगे, 20 सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे तो 100 से भागा देंगे, 0 से 0 कटेगा, ये हो जाएगा हमारा 0.2 मीटर। 0.2 मीटर, 0.2 मीटर। अब हम लोग निकालते हैं पावर। पावर बराबर होता है 1/f, पावर बराबर होता है 1/f। f के जगह पे मीटर में हम लोग रखेंगे 0.2 को, 0.2 को। पॉइंट हटेगा, ऊपर 0 जाएगा, ऊपर नहीं जाएगा, नीचे जाएगा। देखिए फिर से बताते हैं आपको, ये हो जाएगा हमारा 1/0.2। ठीक है, पॉइंट हटेगा, ऊपर 0 जाएगा, 2 पचे के 10, पावर हो गया 5 डायोप्टर, पावर हो गया 5 डायोप्टर, पावर हो गया 5 डायोप्टर। कितना हो गया? 5 डायोप्टर। ऑप्शन तो एक ही है, ऑप्शन तो एक ही है। अब देखिए यहाँ से हम लोगों को एक बात याद रखना पड़ेगा, ये प्लस 5 डायोप्टर सिर्फ दिया हुआ था ऑप्शन में, लेकिन अगर एक और ऑप्शन दिया हुआ रहता -5 डायोप्टर, -5 डायोप्टर, तो बताइए कौन सा आंसर होता? हाँ, तो उत्तल लेंस का फोकस दूरी, उत्तल लेंस का क्षमता क्या होता है? उत्तल लेंस का क्षमता जो है वो पॉजिटिव होता है, यानी कि 5 डायोप्टर हो जाता है।
और अवतल का पूछेगा तो आगे बताएंगे, अभी नहीं बताएंगे, एकदम बने रहिए हमारे वीडियो में, आगे देखिए बताते हैं। 52 नंबर क्वेश्चन हो गया। 52 के बाद देखिए 53 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहा जाता है। सबसे पहली बात, हम आपको अपसारी और अभिसारी का मतलब इस क्लास के स्टार्टिंग में ही बताए थे कि जब आप पसर जाते हैं तो उसको कहते हैं अपसरित होना। अपसारी, अपसारी मतलब क्या होता है, फैलना। आप एकदम पसर गए, फैल के सो गए, तो हम बोले थे ना अपसरित हो गए हैं। और अभिसारित मतलब होता है अभिसारी, मिलना, एक बिंदु पे कहीं दूर, हर एक जगह से आकर के एक जगह पे मिलना। तो कौन ऐसा लेंस है, कौन ऐसा लेंस है जो फैलाने का काम करता है। दोनों लेंस हम बना देते हैं। ये है हमारा कौन सा लेंस है, बताओ फटाक से, अवतल, और ये है हमारा उत्तल। तो कौन सा लेंस जो है अपसरित करता है, यानी कि कौन सा लेंस जो है फैलाता है। तो अगर हम बताए थे आपको, अगर हम इसमें प्रकाश की किरण ऐसे दिए तो इधर भागेगा, इसमें दिए तो इधर भागेगा, इसमें दिए तो इधर भागेगा, इसमें दिए तो, लेकिन उत्तल में ऐसे दिए तो यहाँ मिला देगा, उत्तल में दिए तो ऐसे मिला देगा, उत्तल में दिए तो ऐसे मिला देगा, उत्तल में दिए, यानी कि प्रकाश की किरण हम कहीं से भी दे रहे हैं, उत्तल में दे रहे हैं तो एक जगह पे मिला रहा है, लेकिन अवतल में दे रहे हैं तो अलग अलग जगहों पे फैला रहा है। यानी कि कौन सा लेंस अभी सारी फैलाएगा, कौन 23 में भी कूद गया था, 18 में भी कूद गया था, अब देखो 26 में कूद सकता है, ध्यान रखिएगा। कौन सा फैलाता है, तो याद रखना है अवतल लेंस। लेंस की बात है तो अवतल लेंस याद रहेगा। कौन सा लेंस जो है अपसरित करता है मतलब फैलाता है, तो आंसर याद रखना है अवतल लेंस, याद रहेगा। 53 के बाद देखिए 54 नंबर क्वेश्चन। 54 नंबर क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक होगी। क्या बोले थे कि जो माध्यम विरल होगा उसमें प्रकाश की चाल अधिक होगा, और जो माध्यम सघन होगा उसमें प्रकाश की चाल कम होगा। तो हवा, जल, शीशा, हीरा, इस सब माध्यम में कौन सा माध्यम जो है, कौन सा माध्यम जो है हम लोगों के लिए विरल होगा इस चारों में। तो जो विरल होगा उसी में प्रकाश का चाल अधिकतम होगा। 54 का आंसर बताइए। तो आप फटाक से कहिएगा कि हवा और निर्वात में तो सेम ही होता है ना, हवा और निर्वात से ज्यादा प्रकाश का चाल और किसी में हो ही नहीं सकता है। तो अगर हवा और निर्वात दिख रहा है तो फटाक से आंसर वही मारो, कोई सोचने का जरूरत ही नहीं है। हवा में क्या होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, इससे तेज तो और किसी में हो ही नहीं सकता है। ये था हमारा 54 नंबर। 54 के बाद 55 नंबर क्वेश्चन को देखिए। कह रहा है कि निम्नलिखित में किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होगा। किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होगा जो पूछ रहा है। 55 नंबर क्वेश्चन में पूछ रहा है कि किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होगा। अब बताइए, आपको बताए थे इसका 2.42 होता है। इसका अपवर्तनांक कितना होता है 2.42। हीरा का सबसे, कहीं भी अपवर्तनांक पूछेगा तो कंफर्म है अभी तक के रेशियो के अनुसार कि वो हीरा ऑप्शन में जरूर देगा। हीरा का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है 2.42। फटाक से ऑप्शन नंबर डी मारिए। ये हो गया हमारा 55। 55 के बाद देखिए 56 नंबर क्वेश्चन। 55 के बाद 56 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन लेंस का आवर्धन m होता है। लेंस का आवर्धन m बराबर क्या होता है, m बराबर u बटा v, या u गुने v, या फिर u प्लस v, या फिर v बटा u। आवर्धन 56 नंबर क्वेश्चन का आंसर कमेंट में फेंक के मारिए। तो हमेशा याद रखना है कि m बराबर होता है v बटा u, m बराबर होता है v बटा u। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बताइए कोई दिक्कत है इस क्वेश्चन में। निम्नलिखित में कौन सा लेंस आवर्धन m होता है, तो v बाई u होता है। क्या होता है, v बाई u होता है। 56 हो गया। 56 के बाद 57 नंबर क्वेश्चन देखिए। 57 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा होती है। वायु, एयर, वायु, एयर, 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 फिर निर्वात। क्या इसमें सोचना क्या है, अभी हम बोल रहे थे कि हवा में 3 × 10⁸ होता है, निर्वात में 3 × 10⁸ तो बोले थे ना। अब बताओ इसके बाद भी अगर इसका आंसर आप लोग नहीं बता पा रहे हैं तो बोलिए तो अगल बगल में अगर कोई है तो, अगर अगल बगल में कोई है तो बताइए। देखिए हम बोल रहे थे क्या कि लगभग समान होता है, वायु में और निर्वात में लगभग समान होता है। लेकिन अगर यहाँ पे कम भी दे दिया है तो हम लोग कहेंगे कि वायु में प्रकाश की चाल कम होता है निर्वात की अपेक्षा। वायु में कम होता है निर्वात की अपेक्षा, ठीक है। अगर ऑप्शन में कम है तो एग्जैक्ट आंसर कम ही होगा, लेकिन हम लोग लगभग समान कह सकते हैं उसको कि लगभग समान होता है। लेकिन बोर्ड एग्जाम आपको जो क्वेश्चन बना करके देगा उसके अनुसार, जो कि 2021 में दिया था क्वेश्चन ये, तो 2021 में जो क्वेश्चन दिया है उसके अनुसार समान नहीं होगा, कम होगा, क्योंकि लगभग बोल रहे थे लगभग समान होगा। तो ऑप्शन में जब कम है तो कम होगा। 57 के बाद 58 नंबर क्वेश्चन कह रहा है प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में
समान होती है, मतलब कि अलग अलग माध्यम में प्रकाश की चाल समान होती है कि भिन्न भिन्न होती है, कि इनमें से कोई नहीं, कि ए बी और दोनों। 58 का आंसर बताइए। हाँ, तो हम क्या बोले कि अलग अलग माध्यमों में प्रकाश की चाल, ये डिपेंड करता है कि वो सघन है कि विरल है, तो वो अलग अलग माध्यमों में क्या होगा, प्रकाश की चाल अलग अलग होगा, यानी कि भिन्न भिन्न होगा। यानी 58 का आंसर नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, भिन्न भिन्न होगा। 58 अगर आपका हो गया हो तो फटाक से बताइए 59 नंबर क्वेश्चन। 59 नंबर क्वेश्चन कह रहा है तालाब का जल कम गहराई देखने में, अब इंटर कर गए हम लोग, ज्यादातर क्वेश्चन किसका, रिफ्लेक्शन खत्म हो गया, रिफ्रैक्शन में आ गए हैं, बोले तो प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही तालाब का जल जो है कम गहरा दिखता है। कभी ऐसा हुआ होगा, देखे होंगे कि लग रहा होगा कि हट हम उसके सतह को टच कर लेंगे, यहाँ पे ही है सतह, लेकिन वो उससे भी गहरा होता है, वो दिखता है कम लेकिन होता है ज्यादा। तो ये लाइट के किस वजह से, तो रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन, तो रिफ्रैक्शन यानी कि ना तो परावर्तन, विवर्तन तो बिल्कुल नहीं, ध्रुवन तो बिल्कुल नहीं, अपवर्तन, प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही तालाब जितना गहरा है उससे हम लोगों को कम गहरा दिखता है। या फिर अगर हम लोग ग्लास में पेंसिल लिखते हैं, रखते हैं, अगर पानी भर दिए हैं एक शीशे के गिलास में और उसमें पेंसिल को रखते हैं तो वो मुड़ा हुआ दिखता है, तो वो भी किसके कारण, प्रकाश के अपवर्तन के कारण। जो मछुआरे मछली पकड़ते हैं, ये सब क्वेश्चन आ सकता है, सारे रिलेटेड है इसी चीज से, कि जो मछुआरे मछली पकड़ते हैं तो मछली दिखेगा कहीं लेकिन रहेगा कहीं, तो ये भी किस कारण से है, तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण से। सिक्का जब हम गिलास पानी भर करके रखते हैं तो वो उठा हुआ दिखता है, तो ये भी किसके कारण दिखेगा, ये भी हम लोगों को प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही दिखता है। ये सब 59 के बाद 60 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है लेंस के मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है। लेंस में कितना मुख्य फोकस होता है, जैसे कि हम एक अगर उत्तल लेंस का उदाहरण दे दे तो मुख्य फोकस कितना होता है, तो 2 ही होता है, और कितना होगा, मुख्य फोकस कितना होता है, 2, एक इधर एक इधर, कोई भी लेंस हो उसका मुख्य फोकस कितना होगा, 2 होगा। हमारा आंसर नंबर क्या हो जाएगा, ए। अब आप कमेंट में बताइए कि 50 से 60 तक कितना सही गया, ऐसे लिखिए 50 से 60 तक कितना सही गया, जो लिखिए। उसके बाद आप ये बताइए कि 1 से 50 तक, 1 से 60 तक कितना सही गया, दोनों बात कमेंट में फेंक के मारिए कि 50 से 60 तक कितना सही गया, या फिर आप बताइए कि 1 से 60 तक कितना सही गया। अपना रेशियो बताइए कि कहाँ तक कितना पानी में आप हैं। ऐसा तो नहीं है कि आप पे भी प्रकाश का अपवर्तन काम कर रहा हो, आप हो कम गहराई में और लग रहा है कि ज्यादा गहराई में है, ऐसा तो नहीं है। फटाक से इसका आंसर कमेंट में फेंक के मारिए, हम देख लेंगे। 60 के बाद 61 नंबर क्वेश्चन, इसमें हम बहुत सारा क्वेश्चन ऐसा भी लाए हैं जो कि 2025 के सेंटअप में पूछा गया क्वेश्चन है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हो सकता है आपके 26 के फाइनल एग्जाम में पूछ दे। अवतल लेंस का आवर्धन m बराबर होता है, अवतल लेंस का आवर्धन m बराबर क्या होगा, जो बताइए। तो अभी अभी हम पीछे जो बताए थे आप लोगों को, m बराबर v बटा u, यही होगा, m बराबर v बटा u, u बटा v नहीं होगा, u गुने v, u प्लस v नहीं होगा, आंसर होगा हमारा d, जो कि होगा v बटा u। अवतल लेंस का आवर्धन m बराबर क्या हो जाएगा, हमारा हो जाएगा v बटा u हो जाएगा। ये था हमारा 61। 61 के बाद 62 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। अभी अभी हम बताए हैं, पीछे ये क्वेश्चन हम बता चुके हैं। अपसारी मतलब फैलाना, अभिसारी मतलब मिलाना, तो मिलाने का काम किसका है, हम लेंस बना देते हैं। ये है हमारा उत्तल लेंस, ये है हमारा अवतल लेंस। इसमें अगर हम किरण दिए तो इधर भागा, इधर भागा, इधर भागा, इधर भागा, लेकिन इसमें हम किरण दिए तो ये एक जगह पे फोकस पे मिला देता है ले जा करके। अब बताओ अभिसरित मतलब, हम दोनों वर्ड बोल रहे हैं ना, वर्ड को पकड़ो। 10th क्लास के स्टूडेंट हो, साइंस में अच्छा नंबर लाना है तो एक एक करके ऑपरेशन करो। पहला ऑपरेशन इसमें जो बता रहे ये करना है कि अपसारी और अभिसारी, इससे बहुत सारा क्वेश्चन पूछता है और इसका सिर्फ मीनिंग आपको नहीं पता है, इसका मतलब नहीं पता है, बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन है, तो आप बहुत सारा क्वेश्चन छोड़िएगा। अपसरित मतलब हम बार बार कह रहे हैं फैल जाना, एकदम गए पसर के सो गए मतलब फैल गए, अपसरित हो गए हैं आप। जैसे ही देखे कि रूम में पापा इंटर कर रहे, डर से एकदम फटाक से उठे, पढ़ने के लिए बैठ गए, एकदम सिकुड़ करके एकदम बैठ गए आराम से कुर्सी पे, अभिसरित हो गए। अभिसरित मतलब एक जगह पे मिलना, एक प्रकाश जब बहुत स्रोतों से आकर के एक बिंदु पर मिलता है उसको कहते हैं कि अभिसरित हुआ है, और एक बिंदु से निकल करके चारों ओर फैलता है उसको हम लोग कहते हैं अपसरित हुआ है। अब कह रहा है कि कौन सा लेंस जो अभिसारी करता है, अभिसारी करने का मतलब वो क्या पूछ रहा है, मिलाने के लिए कि फैलने के लिए, फैलने वाला काम नहीं पूछ रहा है, ये मिलाने वाला काम पूछ रहा है। तो मिलाने वाला कौन, देखिए कब पूछा गया, 2020 में भी ये क्वेश्चन कूद पड़ा, 21 में भी कूद पड़ा, 26 में भी कूद पड़ेगा, लिख लीजिए। बताइए इसका आंसर क्या होगा 62 का, 62 का आंसर क्या होगा। तो अभी हम जब ये डायग्राम बना दिए हैं तब भी आप आंसर नहीं अगर बता पा रहे हैं तो बहुत बड़ा गधा है आप। चुल्लू भर पानी लीजिए, नाक रगड़ के उसी में डूब जाइए। उत्तल लेंस है, उत्तल लेंस का काम क्या है, सभी प्रकाश की किरण को
एक जगह पे एक जगह पे एक जगह पे मिलाना, इसका काम क्या है, फैलाना, यही ना होता है। यही क्वेश्चन, यहीं से एक और क्वेश्चन बनता है कि किसी लेंस की क्षमता किस बात पे डिपेंड करती है। तो किसी लेंस की क्षमता इसी बात पे डिपेंड करती है कि अगर वो उत्तल है तो वो कितना अधिक से अधिक प्रकाश की किरणों को एक बिंदु पर मिला रहा है, अगर वो अवतल है तो कितना अधिक से अधिक वो प्रकाश की किरणों को फैला पा रहा है। जितना अधिक वो मिलाएगा प्रकाश की किरण उतना अच्छा लेंस होगा, जितना वो फैलाएगा अवतल लेंस वो उतना अच्छा अवतल लेंस होगा। तो अब मिला रहा है तो मिलाना को क्या कहते हैं, अभिसरित। प्रकाश की किरण को मिलाने को क्या कहते हैं, अभिसरित। और फैलाने को क्या कहते हैं, अपसरित। तो ये मिला रहा है, कौन मिला रहा है, उत्तल लेंस, यानी कि अभिसरित करना। तो निम्नलिखित में से किस लेंस को अभिसरित लेंस कहा जाता है, उत्तल लेंस को। किसको, ये वर्ड जरूर एकदम याद रखिए, इस वर्ड से बहुत सारा क्वेश्चन पूछ जाता है, अपसारी और अभिसारी। इसमें अगर आपका कंफ्यूजन नहीं है तो 3 4 5 क्वेश्चन तो इसी से पूछ देता है। 62 के बाद 63 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता है, कौन सा लेंस। ये क्वेश्चन तो हमेशा देखिएगा, आप चाहे सेंटअप एग्जाम का पेपर उलट के देख लीजिए या फिर प्रीवियस ईयर का सारा आप उलट के देख लीजिए। 12 में कूदा, 17 में, 21 में, अभी 24 में, 25 में, 26 में भी देगा। कारण निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए उपयोग नहीं किया जा सकता है। जल का उपयोग किया जा सकता है, कांच का किया जा सकता है, प्लास्टिक का किया जा सकता है, मिट्टी का नहीं किया जा सकता है। किसका, मिट्टी का। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी। क्वेश्चन बैंक में हर एक जगह ये क्वेश्चन छाया हुआ है, कौन सा पदार्थ जो है लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता है। आंसर क्या होगा, डी, मिट्टी। किसका, मिट्टी का। यह था 63 के बाद 64 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। उत्तल लेंस द्वारा आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब तब बनता है जब वस्तु रहती है कहाँ पे। कौन सा लेंस है, सबसे पहली बात उत्तल लेंस है। उत्तल लेंस में आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब कब बनता है, अनंत पर रहेगा तब, कि फोकस और लेंस के बीच रहेगा तब, कि फोकस पर रहेगा तब, या फोकस दूरी के दुगनी फोकस दूरी पर रहेगा तब। कौन सा लेंस है, उत्तल लेंस है। कौन सा लेंस है, उत्तल लेंस है। तो उत्तल लेंस में कब, क्या पूछ रहा है, आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब। तो आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब मात्र एक सिचुएशन है, कौन सा है, कि फोकस और लेंस के बीच में रहेगा तब, फोकस और लेंस के बीच में रहेगा तब, यानी केंद्रक और फोकस के बीच में रहेगा तब, ऐसे भी हम लोग बोल सकते थे इसको। ऑप्शन बी आंसर नंबर बी हो जाएगा, कि फोकस और लेंस के बीच में रहेगा तब उत्तल लेंस द्वारा आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब तब बनता है। ठीक है, ये था हमारा 64 नंबर क्वेश्चन। 2022 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, हो सकता है 26 में पूछे, क्योंकि 22 जो है हमारा इवन नंबर है, 26 भी इवन नंबर है। 64 के बाद 65 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कौन बना सकता है। 2022 में देखिए क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कौन बना सकता है, कौन बना सकता है। कांच की पट्टियां, ऑप्शन ए उत्तल लेंस, ऑप्शन बी अवतल लेंस, या फिर इनमें से कोई नहीं। निम्नलिखित में से किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कौन बना सकता है, बताइए। ऑप्शन के अनुसार आंसर क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा कौन बना सकता है, उत्तल लेंस बना सकता है। आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, 65 का बी। 65 के बाद 66 नंबर क्वेश्चन को देखिए, कह रहा है किसी बिंदु वस्तु से निकल कर किरणें किसी लेंस से अपवर्तित होकर जिस बिंदु पर मिलती है उसे क्या कहते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है, बेसिक से उठा लिया है, खाली कॉन्सेप्ट आपको पता है थोड़ा सा तो पता रहेगा। अगर ये हमारा है उत्तल लेंस, कौन सा लेंस है, उत्तल लेंस। तो कह रहा है किसी बिंदु वस्तु से निकल कर किरणें इसमें आया, तो ये जहां जाकर के मिलता है इसको हम लोग क्या कहते हैं, क्या कहते हैं बताइए। हम लिख भी दिए हैं, आप बताइए क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं। जब कोई किरण कोई बिंदु वस्तु से निकल करके आया है, एक बिंदु पर जा करके मिलेगा, उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं फोकस दूरी कहेंगे। नहीं, बिल्कुल गड़बड़ बात है। यहीं पे दिक्कत यही होता है कि जो थोड़ा सा जान गया है इस बात को और वो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पढ़ा है तो वो ऐसा ही ना करेगा कि आया मिला, तो मिला तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, तो मिला तो इसको हम लोग कहेंगे क्या, फोकस। बिल्कुल गलत हो जाएगा, उसको हम लोग कहेंगे प्रतिबिंब बिंदु। आप क्या प्रतिबिंब का परिभाषा पढ़े हैं कि प्रतिबिंब किसको कहते हैं, तो क्या उसमें ही ना कहा जाता है कि जब प्रकाश की किरण या तो परावर्तित या तो लेंस में अपवर्तित हो करके किसी बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, उसी को प्रतिबिंब कहते हैं। याद है, वही क्वेश्चन तो है, किसी बिंदु वस्तु से निकलकर, परिभाषा लिख दिया है, आपको ऑप्शन दे दिया है, किसी बिंदु वस्तु से निकलकर किसी लेंस से अपवर्तित। यहाँ लेंस की जगह पे हम लोग पढ़ते हैं कि कोई भी दर्पण में परिवर्तित हो सकता है, कोई भी लेंस में अपवर्तित हो सकता है। तो इसमें लेंस में अपवर्तित होकर जिस बिंदु पर मिलती है उसे क्या कहते हैं, प्रतिबिंब बिंदु कहते हैं, उसको हम लोग प्रतिबिंब बिंदु कहते हैं। 66 क्वेश्चन था,
66 के बाद 67 नंबर क्वेश्चन को देखिए। कह रहा है कि फोटोग्राफी कैमरा अभी दृश्यक होता है। फोटोग्राफी कैमरा भी आप देख लेते हैं, तो उसमें तो दर्पण नहीं रहेगा, लेंस रहेगा। तो कौन सा लेंस रहता है, उत्तल की अवतल? फोटोग्राफिक कैमरा के कारण ही आप ये लेक्चर देख पा रहे हैं। और कोई भी कैमरा, मतलब कुछ भी हो कैमरा, उसमें एक लेंस लगा हुआ होता है। तो कौन सा लेंस रहता है, अवतल लेंस रहता है कि उत्तल लेंस रहता है, जो बताइए। याद रखिएगा, सरल सूक्ष्मदर्शी हो या फोटोग्राफिक कैमरा हो, दोनों में सेम लेंस होता है, जो कि हमारा उत्तल लेंस होता है। कौन सा लेंस होता है, उत्तल। 66 का क्या हो गया हमारा आंसर, 66 का सी हो गया। 66 के बाद 68 नंबर क्वेश्चन है, किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियां -15 सेंटीमीटर है। दोनों सेम चीज है। कौन कौन सेम होता है, वहां पे ध्यान देना पड़ेगा। कौन कौन गोलीय दर्पण सेम होता है, कौन कौन गोलीय दर्पण गोलीय लेंस सेम होता है, कौन कौन, मतलब उत्तल अवतल अवतल उत्तल, ये वाला कॉम्बिनेशन अगर आपको याद है तो ये आप बना लीजिएगा। किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियां -15 सेंटीमीटर है, तो दर्पण तथा लेंस संभवतः कौन सा हो सकता है। 2022 में ये क्वेश्चन पूछा है, 26 में भी पूछ देगा। तो सबसे पहली बात बताइए, अगर आप लेंस में कंफ्यूज हैं तो क्या दर्पण आपको याद है? तो दर्पण में फोकस दूरी दर्पण के सामने कौन सा दर्पण का होता है, तो फटाक से कहिएगा अवतल दर्पण का होता है। अवतल दर्पण का होता है। उत्तल दर्पण में तो फोकस दूरी दर्पण के पीछे होता है, जो कि पॉजिटिव हो जाएगा। और ये जो है फोकस दूरी दे दिया है क्या, निगेटिव। तो यानी कि दर्पण में तो अवतल दर्पण होगा। कौन सा दर्पण होगा, दर्पण उत्तल नहीं होगा। दर्पण अवतल हो सकता है, दोनों अवतल दोनों उत्तल नहीं। तो सबसे पहली बात तो दर्पण कैसा होगा, अवतल होगा। अब हम बोले थे कि जो गुण अवतल दर्पण का होगा वही गुण उत्तल लेंस का होगा, जो होगा ना। तो यहाँ पे कह रहा है कि फोकस दूरियां निगेटिव किस में हो सकता है, तो वो हमारा सबसे पहले दर्पण आपको याद है। अगर ये आप नहीं याद रख पा रहे हैं कि अवतल दर्पण में कैसे, तो ऐसे याद रखेंगे हम लोग। ये हमारा अवतल दर्पण, ये हमारा अवतल दर्पण, इसका फोकस दूरी किधर होता है, आगे, दर्पण के आगे। तो ये होता है हमारा निगेटिव। कैसा होता है, निगेटिव। फिर ये हमारा अगर उत्तल दर्पण है, इसका फोकस दूरी, ये उत्तल दर्पण है, फोकस दूरी दर्पण के पीछे होता है, जो कि हमारा पॉजिटिव होता है। तो इसमें क्या दिया हुआ है, फोकस दूरी नेगेटिव है। तो दर्पण और लेंस दोनों कौन सा संभव हो सकता है, बताइए। ए सी डी, बी तो नहीं होगा कंफर्म, हम बता देते हैं। अब बताइए ए सी डी में कौन सा होगा, ए सी डी में कौन सा होगा, फटाक से बताइए। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सी, कि दोनों अवतल होगा। 68 हो गया। 68 के बाद 69 नंबर क्वेश्चन देखिए। कह रहा है कि शब्दकोश के छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी सेंटअप में पूछा गया था, 18 में पूछा गया, 22 में पूछा गया, कि शब्दकोश के छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए किस लेंस का उपयोग करना पसंद करेंगे। किस लेंस से शब्दकोश के छोटे छोटे अक्षर शुद्ध शुद्ध पढ़े जा सकते हैं। ऑप्शन में है 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल, या फिर 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल, या फिर 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल, या फिर 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल। कौन सा होगा, जो कमेंट में बताइए। सबसे पहली बात तो यहाँ से हम लोग एक काम करेंगे, जितना भी आपको अवतल दिख रहा है ऑप्शन में, उसको क्रॉस करेंगे। क्यों, क्योंकि जब छोटे अक्षर को शुद्ध पढ़ना है, छोटे अक्षर को शुद्ध पढ़ना है, तो कंफर्म है वो उत्तल अवतल का तो काम होवे नहीं करेगा। काम किसका होगा, उत्तल का। अब बताइए 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस का काम होगा कि 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले। तो हम लोग कहेंगे किसका, 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस का काम होगा, कि आप उसमें शुद्ध शुद्ध अच्छे तरीके से एक छोटे छोटे अक्षरों को पढ़ सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा पूछा गया क्वेश्चन है। 18 में पूछा है, 22 में पूछा है, सेंटअप एग्जाम में भी इस बार पूछा है। तो इसको याद रखिएगा कि 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाली उत्तल लेंस से हम लोग पढ़ेंगे तो ज्यादा बेहतर पढ़ पाएंगे। 70 नंबर क्वेश्चन देखिए। प्रकाश का चाल न्यूनतम होता है, प्रकाश का चाल कम से कम किस में होगा। निर्वात में तो अधिक से अधिक होता है, जल में, वायु में, कांच में। तो सबसे पहले इसमें तो अधिक होगा, कंफर्म है। जल, वायु, कांच, इस तीनों को कंपेयर कीजिए और बताइए कि प्रकाश का चाल न्यूनतम यानी कि कम से कम किस में होगा। प्रकाश का चाल कम से कम किस में होगा, निर्वात में, निर्वात के बाद वायु में। निर्वात जितना होता है निर्वात से थोड़ा सा कम वायु में, वायु के बाद थोड़ा सा कम जल में, लेकिन जल से भी सबसे ज्यादा कम होगा किसमें, तो वो होगा कांच में। समझ में आया। तीनों को अगर सजाने के लिए बोलेगा तो हम लोग ऐसे लिखेंगे, निर्वात सबसे ज्यादा होगा तेज प्रकाश का चाल, निर्वात के बाद होगा वायु, निर्वात के बाद क्या हो जाएगा, निर्वात के बाद वायु हो गया, निर्वात हो गया, वायु हो गया, वायु के बाद जल, और जल के बाद कांच। यानी कि सबसे कम किसमें हो जाएगा, कांच में हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा।
70 नंबर क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। 70 के बाद देखिए 71 नंबर क्वेश्चन। 71 नंबर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। कह रहा एक पारदर्शी गोलीय कवच की बाहरी त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है तथा भीतरी त्रिज्या 19.8 सेंटीमीटर है, तो त्रिज्या आपतित प्रकाश के लिए कैसा व्यवहार करेगा? उत्तल लेंस की भांति, प्रिज्म की भांति, समांतर पट्टिका की भांति या अवतल लेंस की भांति। तो जब आप देख रहे हैं कि गोलीय कवच की बाहरी त्रिज्या और भीतरी त्रिज्या दोनों सेम ही है, लगभग सेम ही है ना, ये 20 सेंटीमीटर है, ये 19.8 है, तो ये लगभग सेम ही है, तो दोनों कैसा व्यवहार करेगा? दोनों समांतर पट्टिका के भांति व्यवहार करेगा। दोनों कैसा व्यवहार करेगा? तो दोनों जो है समांतर पट्टिका की भांति, दोनों समांतर के भांति व्यवहार करेगा। 71 के बाद देखिए 72 नंबर क्वेश्चन। और सबसे पहले 71 पे रुकते हैं और फटाक से अब बताइए, क्या बताइएगा कि 60 से 70 ये 10 क्वेश्चन में आपका कितना सही गया जिसका रेशियो। उसके बाद आप बताइए कि 1 से 70 क्वेश्चन तक आपका कितना सही गया। ये दो बात आप कमेंट में फेंक के मारिए और बताइए कि 1 से 70 तक कितना सही गया, 60 से 70 तक कितना सही गया है। 71 हो गया। 71 के बाद 72 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा और बताइएगा, निम्न में कौन लेंस क्षमता का मात्रक है? लेंस की क्षमता, पावर ऑफ लेंस, जूल, वाट, आर्ग, डायोप्टर क्या होगा? लेंस की क्षमता को हम लोग डायोप्टर से लिखते हैं, किससे लिखते हैं? डायोप्टर से। लेंस की क्षमता का मात्रक क्या हो जाएगा? डायोप्टर। लेंस के क्षमता का मात्रक क्या हो जाएगा? डायोप्टर होगा। 72 के बाद 73 नंबर क्वेश्चन को देखिए। 73 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक। आवर्धन यानी एम बराबर v बटा यू होता है, उसका आवर्धन क्या होता है जो बताइए। 73 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि, तो ये क्वेश्चन जब हम बेसिक से हर एक चीजों को बता रहे थे उसी समय आपको बताए थे, आवर्धन जो है वो मात्रक विहीन होता है, उसका कोई मात्रक नहीं होता है। पावर का अगर लेंस के पावर का अगर मात्रक पूछेगा तो डायोप्टर होता है, लेकिन आवर्धन का पूछेगा तो आवर्धन तो बस इसी चीज को बताता है ना कि कितना गुना बनेगा प्रतिबिंब बड़ा, कितना गुना बनेगा प्रतिबिंब छोटा, इसके अलावा तो उससे कोई मतलब है नहीं। तो ये हमारा आंसर डी होगा, मात्रक विहीन होता है, मात्रक विहीन होता है। 73 के बाद 74 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है किसी माध्यम के अपवर्तनांक म्यू का मान होता है। म्यू बराबर क्या होता है? एकदम रट रट के पढ़े, साइन आई बटा साइन आर, साइन आई बटा साइन आर, साइन आई बटा साइन आर। स्नेल का नियम पढ़े है ना? स्नेल का नियम, साइन आई बटा साइन आर कौन सा है? साइन आई प्लस साइन आर होगा? नहीं, साइन आई बटा साइन आर। इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कब नहीं पूछा है जो बताइए। ये क्वेश्चन में तो आपको ये नहीं पूछना है कि कब कब पूछा है, इस क्वेश्चन में आपको ये नहीं पूछना है कि कब कब पूछा है, इस क्वेश्चन में आपको ये पूछना है कि ये क्वेश्चन कब नहीं पूछा है। 11 में पूछा है, 15 में पूछा है, 21 में पूछा है, 23 में पूछा है, अभी 26 में पूछेगा। तब बताइए, स्नेल का नियम साइन आई बटा साइन आर, म्यू बराबर साइन आई बटा साइन आर। याद रहेगा? याद रखना पड़ेगा, नहीं रखिएगा तो अगला आदमी आपसे आगे निकल रहा है, आप पिछुआइएगा। और क्या कह रहा है कि प्रकाश के अपवर्तन का कितना नियम है? प्रवर्तन पूछे, अपवर्तन पूछे, कितना नियम है? 2 नियम। प्रवर्तन पूछे, अपवर्तन पूछे, कुछ भी पूछे, दोनों का कितना नियम है? 2 नियम। प्रकाश के अपवर्तन पूछे, प्रकाश का प्रवर्तन पूछे, दोनों का 2 ही नियम होता है। प्रवर्तन रिफ्रैक्शन पूछे, रिफ्लेक्शन पूछे या रिफ्रैक्शन पूछे, कुछ भी पूछे, दोनों का नियम तो 2 ही होता है। अपवर्तन यानी रिफ्रैक्शन, प्रवर्तन यानी रिफ्लेक्शन, दोनों का कितना नियम होता है? 2 ही नियम होता है। याद रहेगा? याद रहेगा कि नहीं रहेगा? याद रहेगा कि नहीं रहेगा? कोई दिक्कत है इसमें? रेस्ट लेकर नहीं, ठीक है, चलते चलो चलते चलो। फिर कह रहा है कि लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होगा। अभी ये क्वेश्चन पीछे हम लोग पढ़ चुके हैं। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक, सेंटीमीटर इनवर्स, मीटर, सेंटीमीटर, डायोप्टर। आंसर क्या हो जाएगा? डायोप्टर। 76 का आंसर क्या हो जाएगा? 76 का आंसर हो जाएगा डायोप्टर। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है? डायोप्टर। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है? डायोप्टर। हीरे का अपवर्तनांक कितना होता है? हीरे का अपवर्तनांक भी पीछे बताए थे, सबसे अधिक जो बताए थे 2.42 होता है, बताए थे ना? याद कर लो। ये क्वेश्चन तो हमेशा, इसमें हम ईयर नहीं लिख पाए हैं, लेकिन ये भी क्वेश्चन ऐसा है जो हर एक बार कूद पड़ा है हमारे इस बिहार बोर्ड के 10th मैट्रिक के जंग में कि हीरे का अपवर्तनांक क्या होगा। फटाक से बताना है कि 2.42 होगा। हीरे का अपवर्तनांक क्या होगा? फटाक से बताना है 2.42 होगा। अगर आप 77 नंबर क्वेश्चन से संतुष्ट हैं तो आ जाइए 78 नंबर क्वेश्चन में। कह रहा है कि निम्न में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है?
अब देखिए क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है, 19 में कूद पड़ा, 22 में कूद पड़ा, 23 में कूद पड़ा, अभी 26 में कूद पड़ेगा, कंफर्म है। तो लिख लीजिए आप कहीं भी, एग्जाम जरूर फरवरी में होगा, लेकिन क्वेश्चन हम अभी आपको दे देते हैं, लिख लीजिए क्वेश्चन यहीं से आएगा, यही आएगा। अगर आप नहीं पढ़ के गए और अगला आदमी जो आप पढ़ लिया है हमारे इस वीडियो से, 10 गो के चक्कर में नहीं रहा, कोर्स वोर्स खरीदने के चक्कर में, जो भी है रही है, लेकिन अगर आप इसको सिर्फ देख के गया और आपसे ज़्यादा नंबर ले आएगा वो कल, तो आप ज़्यादा आश्चर्य नहीं होइएगा, काहे कि वो यहाँ से पढ़ के जाएगा तो पक्का लेवे करेगा ज़्यादा, ठीक है ना। तो देख लीजिए अपना कि आपको ज़्यादा नंबर लाना है कि खाली इधर उधर के चक्कर में रहना है। किस लेंस का फोकस दूरी धनात्मक होता है? अवतल लेंस, उत्तल लेंस, समतल लेंस। वाह, समतल लेंस भी ऑप्शन में दिया, इनमें से कोई नहीं, बताइए आंसर नंबर क्या हो जाएगा किसका? तो याद रखिएगा उत्तल लेंस का। किसका? उत्तल लेंस का। दर्पण में पूछेगा तो किसका हो जाएगा? दर्पण। याद रहेगा ना, दोनों याद रहेगा। 78 के बाद 79 नंबर क्वेश्चन का रहा है, विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती किरण किधर मुड़ जाती है। अब आ जाते हैं हम लोग थोड़ा सा पिक्चर उक्चर की ओर। विरल माध्यम मतलब घना माध्यम, विरल माध्यम मतलब घना माध्यम जिसके कण एकदम सटल सटल है। अरे यार, विरल माध्यम मतलब देखिए, बोलते बोलते थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं, गड़बड़ाना नहीं है। विरल मतलब खाली खाली, विरल मतलब खाली खाली, जैसे इधर हो गया हवा, हवा, और इधर हो गया पानी। तो पानी जो है वो सघन हो जाएगा, पानी जो है वो सघन हो जाएगा, पानी जो है वो सघन हो जाएगा। और विरल जो है हवा इधर खाली खाली है। अब यहाँ पे अभिलंब अगर है, यहाँ पे अभिलंब है, तो विरल से सघन जा रहा है, इधर से इधर जा रहा है। तो जब खलिका से भरिका की ओर जाएगा ना, तो वो अभिलंब की ओर मुड़ेगा। खलिका से भरिका की ओर जाएगा तो अभिलंब की ओर मुड़ेगा, और अगर इधर से उधर जाता तो अभिलंब से दूर जाता। समझ रहे हैं ना? रीजन क्या है कि इधर स्पीड में आ रहा था, और जैसे ही वो आया पानी में सघन में, उसका स्पीड कम गया, तो वो अभिलंब की ओर मुड़ जाता है। किधर मुड़ जाता है? अभिलंब की ओर मुड़ जाता है। तो बताइए, विरल से सघन में गया, विरल से सघन में गया तो किधर मुड़ेगा? अभी तो हम आंसर बता दिए हैं, विरल से सघन की ओर जाएगा तो किधर मुड़ेगा? फटाक से बताइए। तो क्या कहेंगे कि अभिलंब की ओर मुड़ेगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से घुमा फिरा करके बहुत बार पूछ सकता है। 24 में पूछा है, 23 में पूछा, अभी और पूछ सकता है। जो आपको याद रखना है कि अगर विरल से, विरल यानी खाली के स्थान से भरल में गया है तो अभिलंब की ओर जाएगा, और भरा हुआ स्थान से खाली स्थान में गया तो अभिलंब से दूर जाएगा, यानी कि अभिलंब की ओर जाएगा। कब? जब विरल से सघन में गया। 79 नंबर क्वेश्चन। 79 के बाद है 80 नंबर क्वेश्चन। 80 नंबर क्वेश्चन है, चिन्हों की निर्देशांक परिपाटियों में धनात्मक फोकस दूरी होती है। चिन्हों की निर्देशांक परिपाटी में धनात्मक फोकस दूरी होती है। उत्तल लेंस की, उत्तल दर्पण की, अवतल दर्पण की, ए और बी दोनों की। हम आपको पीछे ही क्वेश्चन का आंसर बताए हैं, अब नहीं बताएंगे, बताइए आप फटाक से। 80 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए। हम बताए हैं चाहे उत्तल लेंस हो चाहे उत्तल दर्पण हो, चाहे उत्तल लेंस हो चाहे उत्तल दर्पण हो, दोनों का फोकस दूरी धनात्मक होता है। तो आंसर हो जाएगा डी, ए और बी दोनों। उत्तल लेंस और उत्तल दर्पण दोनों, उत्तल लेंस और उत्तल दर्पण दोनों, आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों, आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों। 80 नंबर क्वेश्चन हो गया। 80 के बाद 81 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, सघन माध्यम से विरल माध्यम में गमन करने पर। अब आ जाइए, ये है हमारा सघन। सघन में हम ले लेते हैं, सघन में हम ले लेते हैं पानी, सघन में हम ले लेते हैं पानी, और ये है हमारा विरल। विरल में हम ले लेते हैं हवा। तो हवा में तभी हम लोग हैं पूरा खाली खाली है, लेकिन पानी में इतना खाली खाली रहेगा नहीं, भरा भरा रहेगा। हम एकदम ठेठ भाषा में समझाते हैं आपको रियल लाइफ में, जैसे आपको दिख रहा होगा। ये अभिलंब है। तो जब सघन से विरल में गया तो ऐसे जा रहा था, लेकिन उसको जाना चाहिए था ऐसे, लेकिन वो दूरी भाग गया, भाग गया। तो ये हमारा हो गया कोण आई, और ये हो गया हमारा कोण आर। तो अब बताइए कौन बड़ा होगा, कोण आर बड़ा होगा कि कोण आई बड़ा होगा? अब इसमें आप देख करके बताइए कि कोण आई बड़ा होगा कि कोण आर बड़ा होगा। हुआ क्या? कुछ नहीं, सघन माध्यम था, घना घना था, विरल खाली खाली में गए, तो जब गए तो अभिलंब से दूर भागेंगे, यानी जाना चाहिए था ऐसे और चल गए ऐसे, इधर से आए इधर चल गए। अब बताइए अभिलंब से दूर भागा कि अभिलंब की ओर भागा? तो पहले तो आ रहा था ऐसे, तो आता इधर तो हो जाता अभिलंब की ओर, लेकिन अब चल गया अभिलंब से दूर। तो अब ऐसे नहीं पूछ रहा है कि अभिलंब की ओर अभिलंब से दूर। अब इन दोनों में रिलेशन बताइए। ये है कोण आई कोण आर, तो आई जो था उससे तो बड़े ना होगा आर, तो आर बड़ा होगा आई से। आर इज ग्रेटर देन आई, एंगल आर इज ग्रेटर देन एंगल आई। आर कोण आर जो है वो आई से बड़ा होगा। 81 नंबर क्वेश्चन। कोई दिक्कत होगा इसमें? ये क्वेश्चन जो है 2023 में पूछा गया है, तो हो सकता है अभी 26 में पूछे। 81 के बाद है 82 नंबर क्वेश्चन, कह रहा है निर्देशांक चिन्ह परिपाटी में सभी दूरियां मापी जाती है। 23 में पूछा गया है, निर्देशांक चिन्ह परिपाटी में सभी दूरियां कहाँ से मापी जाती है? वक्रता केंद्र से।
काहे से करता है, ध्रुव रहने दो, फोकस से, ना ही कहाँ से, ध्रुव से, पी से, पोल से, ध्रुव से। 82 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, 82 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी। कहाँ से मापा जाता है, ध्रुव से। कोई दिक्कत होगा जी, आए किसी प्रकार का दिक्कत होगा? कहाँ से मापा जाता है, ध्रुव से। निर्देशांक चिन्ह परिपाटी में सभी दूरियां ध्रुव से मापी जाती है। कहाँ से मापी जाती है, ध्रुव से मापी जाती है। 82 के बाद 83 नंबर क्वेश्चन है कि कांच की एक समांतर पट्टिका पर श्वेत किरण तिरछी आपतित होती है, तो निम्नांकित में से कौन प्रथम अपवर्तन। बहुत आगे चलाए हैं, अब आप लोग सबसे पहले सिंपल वे में बताइए 83 नंबर का आंसर, और उससे पहले बताइए 1 से 82 तक में आपका कितना सही गया। 1 से 82 और बताइए यहाँ पे कितना सही गया। फिल इन द ब्लैंक्स। 1 से 82 तक में कितना सही गया, फिल इन द ब्लैंक्स। 1 से 82 तक में कितना सही गया, 1 से 82 तक में कितना सही गया, फटाक से कमेंट में फेंक के मारिए। 1 से 82 तक में कितना सही गया, जल्दी बताइए। 1 से 82 तक में कितना सही गया। हम टाइम को बर्बाद नहीं करेंगे, बढ़ेंगे आगे। कह रहा है कांच की एक समांतर पट्टिका पर श्वेत किरण तिरछी आपतित होती है, निम्नांकित में कौन प्रथम अपवर्तन के साथ घटित होगा। तो ये जो है, जब कांच की एक समांतर पट्टिका पर श्वेत किरण तिरछी आपतित होगी तो कौन अपवर्तन के साथ घटित होगा, वर्ण विक्षेपण होगा। कौन होगा, वर्ण विक्षेपण होगा। ये हुआ हमारा 83 नंबर क्वेश्चन। आंसर में आप बताइए कौन सा सही होगा 83 तक। अगर आप कम से कम 1 से 83 में 70 क्वेश्चन भी सही कर रहे हैं तो आप फिजिक्स में अच्छा, पूरे साइंस में अच्छा स्कोर करने वाले हैं। और ये तो हमारा मात्र पहला ही वीडियो है, टेलर है अभी। जो हमारा फिजिक्स है, साइंस का फिजिक्स है, इसमें 5 चैप्टर है, 5 का एक वीडियो रहेगा। फिर बायोलॉजी है उसमें रहेगा, फिर केमिस्ट्री है उसमें रहेगा। तो हर एक का आप एक एक समय निकाल करके दे देते हैं, देख लेते हैं, तो एग्जाम में आप बहुत बेहतर करने वाले हैं। क्वेश्चन 83 नंबर क्वेश्चन तक अगर आप संतुष्ट हैं तो हम लोग आ जाते हैं 84 नंबर क्वेश्चन की ओर। 84 नंबर क्वेश्चन में बस आपसे पूछ रहा है कि बउआ नुनू बताइए कि वायु का निरपेक्ष अपवर्तनांक वास्तव में कितना होता है। वायु का निरपेक्ष अपवर्तनांक जो है, वायु का अपवर्तनांक जो है वो कितना होता है। जैसे कि अगर हीरा का अपवर्तनांक पूछा था 2.42 बोले ना जी, वैसा ही वायु का पूछे, हवा का पूछे, एयर का पूछे, बात तो एक ही क्या होगा। तो वो जो है कितना होता है, 1 के बराबर होता है कि 1 से कम होता है कि 0 होता है। जल्दी बताइए, आपको एक चांस दिया जाता है। 1 से अधिक होता है, कितना होता है, 1 पॉइंट समथिंग, 1 से अधिक होता है। ठीक है, चलो ठीक है। 84 के बाद 85 नंबर क्वेश्चन में है, ध्यान से देखिए और बताइए, प्रकाश की किरण को मोड़ने की क्षमता को क्या कहते हैं। हम अभी बताए थे पीछे, जब हम बता रहे थे कि ये हमारा उत्तल लेंस है, ये एक जगह पे सभी प्रकाश को मिलाता है। ये हमारा अवतल लेंस है, ये सभी प्रकाश को दूर दूर भगाता है। तो जो जितना अधिक एक बिंदु पे मिलाएगा वो उतना अच्छा उत्तल लेंस होगा, और जितना ज़्यादा भगाएगा दूरी दूर वो उतना अच्छा उत्तल लेंस होगा। तो प्रकाश की किरण को मोड़ने की क्षमता को क्या कहते हैं, लेंस की क्षमता कहते हैं। प्रकाश की किरण को मोड़ने की क्षमता को क्या कहेंगे, लेंस क्षमता कहेंगे। और कोई भी लेंस लगाता है जो भी व्यक्ति, तो वो अच्छा लेंस कब होगा, जब वो कितना अधिक प्रकाश की किरण को मोड़ रहा है या कितना अधिक प्रकाश की किरण को इकट्ठा कर रहा है, मतलब एक बिंदु पे या फिर अलग अलग दिशाओं में, वो उतना अच्छा लेंस होगा। 85 नंबर क्वेश्चन। 85 के बाद 86 नंबर क्वेश्चन देखिए। 86 का रहा है वायु में अभिसारी लेंस। वायु में अभिसारी लेंस कौन सा होगा, कांच का अवतल लेंस, कांच का समतल अवतल लेंस, कांच का उत्तल लेंस, इनमें से कोई नहीं। वायु में अभिसारी लेंस कौन सा होगा, 86 नंबर का आंसर बताइए। याद रखिएगा, उत्तल लेंस का ही ना काम है अभिसारित करना, मतलब मिलाना। अभी हम इतना बार ये बता चुके हैं ना कि आप अगर दिमाग लगाते, कर रहा था अभिसारी, तो उत्तल लेंस को ध्यान से देखिए, ये क्या काम कर रहा है, मिलाने का काम। और अभिसारित मतलब हम चीख करके बताएं, चिल्ला के बताएं हैं कि जैसे ही देख लिए कि आपके पापा रूम में इंटर कर रहे हैं, फटाक से मोबाइल उठा करके गेम खेलना छोड़ के पढ़े लगते हैं, एकदम मुड़ जाते हैं, एकदम वो क्या हो गए, अभिसारित हो गए। और जैसे ही पापा गए तो पसर गए एकदम टंगा ऐसा आराम से, समझ रहे हैं ना। तो जब पसर जाते हैं तो वो क्या हो गया, अपसरित हो गया। तो अभिसारित किस में होगा, उत्तल लेंस में होगा। अभिसारित किस में होगा, उत्तल लेंस में होगा। 87 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे कम होता है। अपवर्तनांक सबसे कम किसका होगा, जो बताइए किसका होगा। तारपीन का, बेंजीन का, पानी का, किरोसिन का, किसका होगा। 87 नंबर का आंसर बताइए, कमेंट में फेंक करके मार। 87 सबसे कम होगा पानी का। सबसे कम इस तारपीन, बेंजीन, किरोसिन में सबसे कम किसका होगा, पानी का होगा। हम समय को गवाएंगे नहीं, उस तरह की जानकारी आपको चाहिए किसका कितना होगा, क्या होगा, नहीं होगा, जाकर के एकदम बेसिक का वीडियो देखिए, हमारा बड़ा वीडियो, उसमें आप निकाल के टॉपिक वाइज देख लीजिए। लंबा वीडियो होगा 2-3 घंटा का, उसमें देखिए कि किसका क्या होगा, तो आपका क्लियर हो जाएगा। नहीं तो आप डायरेक्ट याद रख सकते हैं क्वेश्चनों को, जैसे हम यहाँ पे प्रैक्टिस करवा रहे हैं।
किसी प्रकाश स्रोत के सामने एक गेंद को रखने पर उसकी छाया कैसी बनती है। ये क्वेश्चन जो है 2026 में आने वाला है, इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि ये 2025 के सेंटअप एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि किसी प्रकाश स्रोत के सामने एक गेंद को रखते हैं। गेंद कैसा होता है, गोलाकार होता है। गेंद को रखते हैं तो उसकी छाया कैसी बनेगी, त्रिभुजाकार बनेगी, वृत्ताकार बनेगी, चौकोर बनेगी, या इनमें से कोई नहीं। तो गेंद जैसा जो भी चीज का छाया बनता है तो छाया कैसा बनता है, वो वस्तु जैसा है वैसा ही छाया बनता है। तो कह रहा है कि गेंद है तो गेंद है तो क्या त्रिभुजाकार बनेगा, नहीं। कंफ्यूज करने के लिए पहले ऑप्शन त्रिभुजाकार दे दिया, चौकोर नहीं बनेगा, ये वृत्ताकार ही बनेगा। किसी प्रकाश के स्रोत के सामने में जब गेंद रखेंगे तो उसकी छाया कैसी बनेगी, वृत्ताकार ही बनेगी। ठीक है, ये था 88 नंबर क्वेश्चन। 88 के बाद 89 नंबर क्वेश्चन। 89 नंबर क्वेश्चन कह रहा है समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। समतल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है, ये क्वेश्चन भी 2025 के सेंटअप एग्जाम में पूछा गया है। पूरा उम्मीद है कि 26 में पूछेगा। वास्तविक काल्पनिक ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। हम शुरू में ही इस क्वेश्चन को बता दिए थे ना, स्टार्टिंग में इस क्वेश्चन को बता दिए थे कि अवतल दर्पण में कभी भी दर्पण के सामने प्रतिबिंब नहीं बनता है, दर्पण के पीछे ही बनता है। और दर्पण के पीछे बनता है इसका मतलब चीख चीख करके कहेंगे कि काल्पनिक बनता है। कैसा बनता है, काल्पनिक बनता है। समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसा बनता है, तो चीख चीख करके कहेंगे कि काल्पनिक बनता है। 89 नंबर क्वेश्चन अगर आपका क्लियर हो गया हो तो 90 नंबर क्वेश्चन को देखिए और बताइए कि सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है। ये क्वेश्चन अभी पीछे हम करवा चुके हैं और यही क्वेश्चन जो अभी पीछे हम करवाए हैं यही क्वेश्चन 2026 के सेंटअप में पूछा गया है और यही क्वेश्चन 2026 के फाइनल एग्जाम में पूछा जाएगा। तो आप इसको ध्यान से देख लीजिए और याद रखिए। उत्तल दर्पण, दर्पण तो होगा ही नहीं, लेंस होगा। तो कौन सा लेंस होगा, अवतल लेंस होगा कि उत्तल लेंस होगा, कौन सा लेंस होगा, आप कमेंट में फटाक से बताइए। पीछे हम बहुत बार इसको बताए ना। और ये क्वेश्चन सेंटअप एग्जाम में भी पूछा गया, पीछे भी बहुत बार पूछा गया, उम्मीद है अगला बार पूछे। तो याद रखना है उत्तल लेंस, कौन सा, सरल सूक्ष्मदर्शी में उत्तल लेंस का यूज होता है। क्या याद हुआ आपको। 91 नंबर क्वेश्चन है, एक उत्तल लेंस की क्षमता एक डायोप्टर है तो उस लेंस का फोकस दूरी क्या होगा। अब देखिए प्लस माइनस सब में दे दिया है, तो प्लस माइनस सब में दे दिया है तो प्लस माइनस का ध्यान हम लोगों को भी रखना पड़ेगा। प्लस माइनस का ध्यान हम लोगों को रखना पड़ेगा। सबसे पहले उत्तल लेंस है ना, तो उत्तल लेंस का क्षमता पॉजिटिव होता है, लिख लो। उत्तल लेंस का क्षमता पॉजिटिव होता है, लिख लो, याद रखना। उत्तल लेंस का क्षमता पॉजिटिव होता है और एक डायोप्टर है। एफ बराबर फॉर्मूला क्या होता है, 1/p होता है ना, लेकिन ये एफ जो है मीटर में होता है, ये एक डायोप्टर है। ठीक है, तो एफ बराबर 1/1, तो एफ बराबर 1 मीटर। तो 1 मीटर तो ऑप्शन में नहीं दिख रहा है, दिख रहा है 100 सेंटीमीटर। तो 1 मीटर बराबर क्या होता है, 100 सेंटीमीटर होता है ना। तो 100 सेंटीमीटर प्लस वाला होगा कि माइनस वाला होगा, कौन सा आंसर होगा। अभी हम बताए हैं कि उत्तल लेंस का क्षमता पॉजिटिव होता है, बताए हैं ना। तो बताइए कि इसका जो उत्तल लेंस का क्षमता पॉजिटिव होता है इसके अनुसार इसका आंसर कौन सा होगा। P बराबर एफ बराबर 1/p होता है, P का मान 1 दिया हुआ है तो एफ बराबर 1 मीटर हो जाएगा। चूंकि इसमें एफ मीटर में होता है तो ये मीटर में हो जाएगा और मीटर को सेंटीमीटर में हम लोग चेंज करेंगे तो 100 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो -100 सेंटीमीटर होगा कि +100 सेंटीमीटर, जो बताइए। एक उत्तल लेंस की क्षमता एक डायोप्टर है तो उस लेंस की फोकस दूरी क्या हो जाएगा, प्लस में 100 सेंटीमीटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्लस में 100 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत होगा इस क्वेश्चन में, अगर इसमें दिक्कत नहीं होगा तो ये क्वेश्चन पीछे जो हम करवा चुके हैं यही क्वेश्चन सेंटअप एग्जाम में पूछा गया है और लिख लीजिए 26 में पूछा जाएगा। तो आपको बताना पड़ेगा वहाँ पे कि हाँ यहाँ से पढ़ के गए थे, और नहीं पढ़ के गए हैं तो अगला बुतरू आपसे ज़्यादा नंबर ले आएगा हमसे पढ़ करके, तो फिर आप मुँह 4 देने के लिए रह जाइएगा कि वो ज़्यादा कैसे ले आया, ले आएगा, पढ़ेगा तो लाएगा ना। निर्वात में प्रकाश की चाल है, निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है, 3 × 10⁸ सेंटीमीटर सेकेंड, मीटर सेकेंड, किलोमीटर सेकेंड। हम क्या बोले थे कि अगर 10⁸ दिखे तो मीटर सेकेंड होगा और 10⁵ दिखे तो किलोमीटर सेकेंड होगा। तो हम लोगों को तो 8 दिख रहा है तो 3 × 10⁸ मीटर सेकेंड होगा। यही क्वेश्चन पीछे हम ऑप्शन ए में करके पूछे थे जो कि आंसर था। ये सेंटअप एग्जाम का पूछा गया क्वेश्चन है, सेंटअप एग्जाम का पूछा गया क्वेश्चन है। नहीं बता पाए हैं तो बहुत खराब बात है ये। फोटोग्राफी कैमरा में यही क्वेश्चन हम पीछे पूछ चुके हैं और यही क्वेश्चन अभी लास्ट सेंटअप एग्जाम में पूछा है और यही क्वेश्चन 26 में पूछ देगा। तो आपको बताना पड़ेगा कि फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक लेंस होता है कौन सा, अवतल लेंस, उत्तल लेंस। सबसे पहली बात तो दर्पण नहीं होगा, ना ही उत्तल दर्पण होगा, ना ही अवतल। अब दो में बताइए कि अवतल लेंस होगा कि उत्तल लेंस होगा। हम पीछे इसको बहुत अच्छा से डिस्कस करवा दिए थे, कौन सा होगा, जो करवाए थे ना, कौन सा होगा, उत्तल लेंस होगा। कौन सा होगा, उत्तल लेंस होगा। याद रहेगा, याद रहेगा आपको या नहीं रहेगा, जो बताइए। 94 नंबर क्वेश्चन,
निम्नलिखित में किसका अपवर्तनांक सबसे कम होगा, सबसे कम अपवर्तनांक किसका होगा। ये क्वेश्चन हम पीछे एकदम करवाए हैं, अभी अभी करवाए हैं। सबसे कम अपवर्तनांक तारपीन, बेंजीन, केरोसिन, पानी में सबसे कम अपवर्तनांक किसका होगा, पानी का होगा। 94 नंबर क्वेश्चन था। 94 के बाद 95 नंबर क्वेश्चन को देखिए और बताइए कि यदि प्रकाश की चाल निर्वात में हो तो कांच की चाल n बराबर 1.5 प्रकाश की चाल क्या होगी। सबसे पहले फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। कौन सा फॉर्मूला होता है n बराबर c बटा v। भी क्या है, v जो है चाल है, c क्या है, c जो है निर्वात में प्रकाश की चाल है, n जिसमें हम लोगों को दिया है इसमें कि कांच का जो अपवर्तनांक है, तो n बराबर हम लोग रखेंगे 1.5, c का मान यानी कि प्रकाश का चाल कितना होता है, तो वो होता है वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। पूछ क्या रहा है, भी पूछ क्या रहा है भी। तो यहाँ पे अगर पॉइंट में आंसर दिया हुआ रहता, बटा में आंसर दिया रहता, तो हम लोग 3 × 10⁸ रखते हैं, लेकिन चूंकि दिया हुआ ही नहीं है तो चुपचाप हम लोग जो c है उसको c रहने देंगे। निकालना क्या है हम लोगों को, प्रकाश की चाल भी निकालना है, तो v बराबर हो जाएगा c/1.5। पॉइंट हटाएंगे, नीचे 0 हो जाएगा, 3 बचे के 15 और 2 बचे के 10, 3/2 हो जाएगा। 3/2 को जब ऊपर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा 2c/3। 2c/3, तो 2c/3 हमारा आंसर नंबर कौन सा हो जाएगा, सी। ये था हमारा 95 नंबर क्वेश्चन। और इस तरह से क्वेश्चन अगर देता है तब घबराना नहीं है, जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन था। ये पूरा वीडियो हमारा बस एक ही चीज़ पे डिपेंड था, चैप्टर 1 और 2 फिजिक्स का, जिसका नाम है अपवर्तन और प्रवर्तन, प्रकाश का प्रवर्तन और अपवर्तन। और साथ में इस वीडियो में क्या क्या था, सबसे पहली बात तो सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था जो कि बहुत पूछा जा चुका है, संभावित प्रश्न जो कि आगे आ सकता है, वे सारा क्वेश्चन था। आपको सारे क्वेश्चनों को ध्यान से देखना है, समझना है और याद रखने का कोशिश कीजिएगा, ताकि आने वाले समय में जब ये क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में तो आप पीछे ना छूट जाएं।